बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़ा प्लान्ड वे में करना है। जब आप प्लान करके चीज़ों को करते हैं तो आपके टास्क जो हैं वो बड़े ईज़िली होते रहते हैं, और जब आप उन टास्क को अचीव करते हैं तो एक मोटिवेशन रहती है कि मैंने अपना एक फ़ना गोल जो है वो अचीव कर लिया है, अगले गोल जो है वो मैं अचीव करने में कामयाब हो जाऊँगा। हम हमेशा प्रोग्राम से अपने एक चाइनीज़ सेइंग की बात करते हैं कि अब कहा जाता है कि अगर आप प्लान करने में कामयाब हो गए हैं तो आप आधी जंग जीत गए हैं। नाज़रीन, मौसम सरमा है, मौसम सरमा आ रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है। इस वक्त जो है वो बीमारियां आप पे असरअंदाज होती हैं, स्मोग भी बढ़ रही है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मास्क पहनने की तलकीन की गई है क्योंकि स्मोग में थोड़ा गला और नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है, तो इसका ख्याल रखें। कुछ ज़िम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ ज़िम्मेदारियां स्टेट की हैं। स्टेट जो है वो छापे मार रही है, स्मोक को कर्ब करने में जो है वो कुछ इकदाम कर रही है। हमने भी जो हमें तलकीन की जा रही है उसको जो है उस पर जो है वो अमल करना है। नाज़रीन, इस हवाले से आज हमने तफ़सीलन जो है वो पार्क्स और हॉर्टिकल्चर के जो डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से क्या कर रहा है। कोई दरख्त लगाए जा रहे हैं मुल्तान में, और हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान को जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है। क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, कहाँ पर जो है वो ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है। कुछ पार्क्स जो हैं वो खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पार्क्स भी हैं जो कुछ बदहाली का शिकार हैं। ख़ास तौर पर कुछ फ़ेमस पार्क्स जो हैं, इस हवाले से तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, जो कि फ़ोकल पर्सन है PHA के पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। इनसे इस हवाले से तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ओन अब्बास, जो कि रिपोर्टर हैं रोही TV के। इनसे मुल्तान में जो डिफरेंट इकदाम किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रेहड़ीबान हज़रात का एक मुतालबा है कि हमें अलहदा जगह जो है वो मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर हम अपना कारोबार करें। क्या वो अलहदा जगह दी जा रही है? अगर दी गई है तो उधर किस तरह की सहूलियात हैं? तो इस हवाले से तफ़सीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे उनसे। दीगर भी कुछ जो इकदाम शहर में उठाए जा रहे हैं, जैसे मैंने बात की ब्यूटिफिकेशन की, डेवलपमेंट की, तो वो क्या इकदाम हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है उन इकदाम की, तो ऑन से तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑन। वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं ऑन? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन काफ़ी एनर्जाइज्ड लगते हैं आप, अक्सर जो है वो प्रोग्राम में जब भी आते हैं एक अलग एक एनर्जी होती है। आज ज़रा बुझे बुझे से लग रहे हैं। ये स्मोक की वजह से कोई, क्योंकि फील्ड में रहते हैं पूरा दिन? नहीं, स्मोक की वजह से नहीं, बस वो जो है कुछ काम कभी ज़्यादा आ जाता है तो नींद पूरी नहीं हो पाती, तो इस वजह से जो है कल भी हम कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी करते रह गए। रात के टाइम तक कोई एक दो ऐसे इंसिडेंट हो गए थे, रिपोर्ट करते थे। 4 बजे आंख लगी और फिर सुबह आपके शो पे आना पड़ा, जो कि बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल ऐसा ही है। जलालुद्दीन साहब, मैं आपसे ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा प्रोग्राम का। मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हो रही है, हम देख रहे हैं कि शहर को ज़रा खूबसूरत बनाया जा रहा है। अभी मौसम सरमा आ रहा है, तो इसमें किस तरह के फूल जो हैं वो लगाए जाएंगे, किन मकामात पर लगाए जाएंगे और किस तरह जो है वो ब्यूटिफिकेशन की जाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि आजकल मैं इसी पे वर्किंग कर रहा हूँ। सुबह मेरा टास्क है कि मैंने तमाम पार्क्स में जो वर्किंग चल रही है उसकी पिक्स बनानी होती है, फिर उसे हमने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। और ऑन के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो हमारी वर्किंग को रूही दिखा रहा है, उसके लिए रूही का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले से ही मौसम सरमा की तैयारी की होती है। ये हमारा जो मेजर फ्लावर है, इसमें 2 फ्लावर्स हैं, गुले दाऊदी और मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड के हवाले से ये है कि हमने इस हवाले से कोई तकरीबन 5-6 लाख पनीरी तैयार की थी इन फूलों की। ओके। तो ये हमारी नर्सरीज़ हैं, फातिमा जना नर्सरी है और 2 हमारी पॉकेट नर्सरीज़ हैं, किला कोना कासिम बाग पे है और एक शाह शमस पार्क में है। इन दोनों नर्सरीज़ में हमारे माली जो काम कर रहे थे, इन पनीरियों को पहले तो वो बीज होता है, उसको अब बेड्स होते हैं नर्सरी में बना के उसमें हम बो देते हैं। फिर इसमें से एक सैपलिंग निकलती है, एक पनीरी निकलती है छोटी सी। उस पनीरी को फिर हम उठाकर पार्कों में और ग्रीन बेड्स पर लगा देते हैं उसको। अभी हम करंटली जो एक नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, DGPHA मुल्तान करीम बख्श साहब का बड़ा फोकस है इसके ऊपर, वो लेके आ रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ पार्क में जो बड़े पार्क्स हैं उसमें फ्लावर कारपेट्स बनाए हैं खूबसूरत डिज़ाइन के। उसमें हम जो छोटे पार्क्स हैं उनमें तकरीबन 15,000 के करीब जो है पनीरियाँ लगा रहे हैं मैरी गोल्ड की। और जो बड़े पार्क्स हैं हमारे, छोटे पार्क्स में 15,000 और बड़े पार्क्स में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो है, शाह शमस है, जिना पार्क है, इसमें भी हमारे फ्लावर कारपेट जो है वो तकरीबन सॉरी मुकम्मल हो गए हैं। अगर ग्रीन बेल्ट की बात करें तो मेट्रो रूट, दौलत गेट जो ग्रीन चौक है वहाँ पर, ज़िक्रिया पार्क जो ग्रीन बेल्ट है, कचहरी रोड के ऊपर भी हमने अपनी वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो मौसम सरमा है, इसमें आपको तो मैरी गोल्ड की एक खूबसूरत जो है वो लुक नज़र आएगी। उसके साथ साथ हमारी
हर साल हमारी जो एक रिवायत है, दिसंबर में गुले दाऊदी की हम नुमाइश का मैं वही पूछना चाह रहा था कि एक नुमाइश आप लोग करते हैं बड़ी, उसकी एक मार्केटिंग भी की जाती है, तो वो इस दफ़ा कहाँ की जाएगी? इंशाल्लाह वो बड़े पार्क्स में होती है मोस्टली, हम उसे वहीं पर करते हैं जहाँ पर जरा गैदरिंग इजी हो जाए उसमें, या किले पर होती है या शाह शमस पार्क में करते हैं, बड़े पार्क्स हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारा प्लान होता है, अभी टेंटेटिव प्लान है, दोनों में किसी पार्क में हो सकती है, वो डिसाइड हायर अथॉरिटीज़ करती हैं। और गुले दाऊदी के हवाले से बताता चलूँ, इसमें भी हमारी तैयारी तकरीबन पूरा साल ही होती है, क्योंकि गुले दाऊदी एक ऐसा फूल है जो अपना हम इसे तैयार करते हैं, नवंबर में इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, नवंबर दिसंबर जनवरी तक इसकी लाइफ होती है। फिर इन्हीं गमलों को प्रिजर्व कर लेते हैं अपनी नर्सरीज के अंदर, इन्हीं में से भी नए फूल निकलते हैं, ये नहीं कि नया बीज लगना है और नहीं, बिल्कुल उन्हीं गमलों से ही नया फूल निकलना है। ये एक अल्लाह की तरफ से वो फूल है। उसकी 3-4 महीने जो हमारी एक वर्किंग होती है, स्टिकिंग का अमल होता है उसका, गमले में उसे दोबारा लगाना होता है और फिर नुमाइश के लिए हम उसे पेश करते हैं। तो गुले दाऊदी और मैरीगोल्ड इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में आपको यही नज़र आएंगे पार्कों में। इंशाल्लाह मुल्तान जो है वो मज़ीद जो है खूबसूरत नज़र आएगा इंशाल्लाह। जनाब। कितने पार्क्स हैं पूरे मुल्तान में, छोटे और बड़े, और उनकी बहाली के लिए क्या क्या किया जा रहा है? कुछ जैसे पार्क्स हैं बता दें कि जिन पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया, फिर मैं ज़रा एक काउंटर क्वेश्चन करूँगा क्योंकि कुछ जो पार्क्स हैं हमें बदहाली का शिकार भी नज़र आते हैं। जी देखें, 80 से ज़ायद पार्क हैं जिस पर जो PHA मुल्तान के अंडर है पार्क्स। इसमें जो मेजर पार्क्स हैं उसमें एक किला कासिम बाग है, जिना पार्क और शाह शमस पार्क है। ठीक है। शाह शमस पार्क में हमें 2018 को जो है कुछ फंड्स मौसूल हुए थे, उसके बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट हुई और पार्क का एक हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया। पार्क में अभी भी डेवलपमेंट का वर्क जो है जारी है, पार्क का जो एंट्रेंस पॉइंट है उसके पर वर्किंग हो रही है। तीसरे फेज़ में पार्क के दीगर जो मुकामात है उस पर भी वर्किंग इंशाल्लाह आप देखेंगे। जहाँ तक जिना पार्क की बात है, उसके लिए पेपर वर्क हमारा मुकम्मल है, उसके लिए हमें फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं, इंशाल्लाह जैसे भी मिलेंगे उसमें भी वर्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी। पार्क का एक जॉगिंग ट्रैक का था, उसमें हमने अपने ओन सोर्स से पार्क का जो जॉगिंग ट्रैक है वो मुकम्मल किया है हमने, और इसके साथ साथ वहाँ पर मियाँ वाक़ी फॉरेस्ट है, तकरीबन 11,000 हमने वहाँ पर तकरीबन दरख्त लगाए हुए हैं। एक साइड जो है हमारी जो मंडी वाली साइड है, उस साइड पर अगर पैरेलल देखें ना आप, तो लीनियर एक मियाँ वाक़ी जंगल लगाया हुआ है। ये आपने मियावाकी तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, आप लोगों ने खुद अपनी फंडिंग की, आपके कोई मुखैर हजरात ने हेल्प भी की है इसमें, या कुछ इस तरह की? जी, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से हमें फंड से मियाँ वाक़ी के हवाले से हमने 5 पार्कों में मियाँ वाक़ी फॉरेस्ट लगाए थे। इसमें जो मेजर पार्क था हमारा वो जिना पार्क था, इसके साथ साथ वाटर वर्क्स रोड और दीगर 3-4 पार्क हैं, उसमें भी हमने मियाँ वाक़ी जो है लगाए। अर्बन फॉरेस्टेशन जो है इसको भी हमने बड़ा प्रमोट किया है। हमारे आम खास बाग में आप जाएँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात वगैरह आपको ना इस तरह के जो मियाँ वाक़ी छोटे छोटे नज़र आएंगे। अच्छा सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग, हमें नज़र आ रहा है कि जो बड़े पार्क्स हैं उन पर काम चल रहा है, शहर को जो है वो खूबसूरत बना जा रहा है। नो डाउट हुकूमत पंजाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करेगी, आपका डिपार्टमेंट काफ़ी मुतारिक नज़र आता है। एक ऐसा पार्क जो कि डबल फाटक के करीब है, वो काफ़ी अरसे से बदहाली का शिकार है, ऑन भी उसको काफ़ी अरसे से कवर कर रहा है, हम लोग भी जब प्रोग्राम्स करने जाते हैं तो हमें नज़र आता है। ये एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, इस तरह के काफ़ी दीगर 3-4 पार्क्स और भी हैं जहाँ पर दीगर हजरात अब बैठे हुए हैं, उनके डेरे बने हुए हैं, तो उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जहाँ तक शहबाज शरीफ वो पार्क की बात कर रहे हैं आप, वो पार्क जो है वो PHA के पास नहीं है। वो अच्छा। PHA इससे पहले भी मैं बता चुका, वो पार्क जो है जैसे अगर हमें हैंड ओवर होता है हम ज़रूर वर्किंग करेंगे, उस पर वर्किंग PHA ने करके उसे हैंड ओवर कर दिया था, वो फिर रेलवे के पास रहा और उसके बाद जो है वो ये पार्क जो है वो PHA के पास नहीं है। और इस तरह आप अगर दीगर पार्कों की बात करें जिसमें छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जैसे कोई बेंचेस का इशू है या डस्टबिन है या कोई छोटा मोटा कोई भी इशू होता है, उस हवाले से हमारी जो बाकायदा तौर पर DG PHA जो है वो हर संडे को विज़िट करते हैं, बल्कि कमिश्नर मुल्तान इस पर बहुत फोकस किए हैं पार्कों के ऊपर। हर संडे विज़िट होता है उसका, और पार्क में लोगों से मसले भी पूछे जाते हैं, कमिश्नर साहब खुद लोगों से मसाइल पूछते हैं और फिर उसका फॉलो भी लेते हैं कि वो मसला हल हुआ है, खुद विज़िट करते हैं, दोबारा उसे देखते हैं। टीम्स बनी हुई हैं पार्कों के हवाले से, एक टीम बनी हुई है, टास्क फोर्स है, वो भी चेक कर रही है पार्कों को, और छोटे छोटे जितने मसाइल हैं, पानी का इशू है, ट्रैक का मसला है, या पार्कों में छोटे जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए बाकायदा तौर पर PHA जो है वो मुताबिक है। ठीक है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले भी आपका एक पार्क भी सील किया गया डेंगू के हवाले से, पानी खड़ा हुआ है जहाँ पर हम डेंगू की पूरे शहर में कैंपेन्स चल रही हैं, तो वहाँ पर हम एक इदारे की तरफ से ऐसा एक नज़र आती है कि पानी खड़ा हुआ है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बताता चलूँ कि हमारी जो टीम है डेंगू सेल PHA ने कायम किया हुआ है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर भी रिपोर्ट पेश करता है। इस हवाले से जो नेगलिजेंस है उस पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, और हमने वहाँ पर जो मज़ीद जो हमारी टीम उसे मुतारिक किया है, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इस तरह की कोई भी गफलत आपको पार्क में किस तरह के, मतलब अगर आप पूरा नाज़रीन के लिए भी समझा सकें कि क्या लाहेमल होता है डेंगू सेल की आपने बात की, तो वो किस तरह काम करता है?
कि डेंगू सेल यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी ड्यूटी यही है, उसने पानी को रिमूव करना है। ओके, पहले वो पिक्चर बिफोर की ताकि बनाते हैं, लार्वा ना किसी का हाँ पानी खड़ा हुआ है तो उसको पहले सफाई करते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसकी आफ्टर की पिक बनाते हैं। किसी भी पार्क में किसी भी कूड़ा क्रिकेट को सफाई को उन्होंने यकीनी बनाना है, पानी वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई लार्वा वगैरह कोई इस तरह की चीज़ है तो फौरी तौर पर उन्हें महकमा हेल्थ को जो है वो बताना है, इस चीज़ को हायर अप्स को इस बारे में आगाह करना है। तो इस हवाले से अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल में देखेंगे ऐसी कोई गफलत नज़र नहीं आएगी पीएचई की जानिब से। अच्छा जनाब, अवेयरनेस की हम बहुत बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज है, हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग का सामना है, पाकिस्तान जो है वर्स्ट हिट कंट्रीज़ में से एक है। अवेयरनेस कैंपेन्स कोई आपकी तरफ से चलाई जाती हैं कि लोगों को थोड़ा सा इस तरफ लाया जाए कि वो खुद भी फॉरेस्ट्रेशन की तरफ आएँ, पौधे लगाएँ, दरख्त लगाएँ अपने घरों में? जी बहुत अच्छी बात की। देखें कोई भी कंपेन जो है ना अवामी राब्ता के बगैर कभी मुमकिन नहीं हो सकती, अवामी तावन जो है वो दरकार होता है। देखें अगर आप किसी जगह पर किसी पार्क में या किसी ओपन एरिया में या ग्रीन बेल्ट पे दरख्त लगाते हैं, उसको पीएचई 24 घंटे लुक आफ्टर नहीं कर सकता। पीएचई उसे लगाएगा, बिल्कुल उसकी गोड़ी चौकी करनी है, उसे पानी देना है। जब वो एक दरख्त अपनी थोड़ी सी ताकत उसमें आ जाएगी, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर पीएचई जो है वो उसको देखेगा। लेकिन ये है कि आप 24 आवर्स उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। वहाँ लोगों को चाहिए कि अगर उसके घर के सामने दरख्त है उसे ऑन करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ जो वो इदारे की हैं, हमें अब सब लोगों को अपने हकूक बताएं, जिम्मेदारियां किसी को नहीं पता। अब मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हमारा पार्क है, आर्ट्स काउंसिल पार्क है, जहाँ से मैं रोज़ आता हूँ, घर से मैं आता हूँ, मैं पार्क को देखते हुए आता हूँ। पार्क के अंदर लोग डस्टबिन यूज़ नहीं करते। डस्टबिन 4 से 5 डस्टबिन मुख्तलिफ मकामात पर लगी हुई है। लोग जो वहाँ पर खाना खाते हैं, जो प्लास्टिक के बैग्स हैं और जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं, वो वहाँ पर मुझे पूरे पार्क में थ्रू आउट पड़े हुए नज़र आते हैं। मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे रिपोर्टर वहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते यार आपके पार्क की सूरत हाल। मैं क्या आप कहाँ हूँ? कहते मैं पार्क के अंदर खड़ा हूँ। मैं कितने बजे आते हो पार्क में? कहते मैं सुबह वॉक के लिए आता हूँ। मैं क्या मेरे भाई कम्युनिटी के लोग हैं आप, तो आप लोग डस्टबिन को तो इंश्योर करें। आप सफाई अगर हम नेग्लिजेंस करें ना किसी जगह पर, हम बिल्कुल उससे जवाब दें, लेकिन आपने डस्टबिन को यूज़ ही नहीं करते। डस्टबिन सामने, सिविक सेंस अगर आप लोग जो है अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो पीएचई बिल्कुल अपनी वर्किंग कर रहा है। जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस हवाले से पीएचई ने पूरा प्लान किया हुआ है। अब तकरीबन 15,000 से ज़ायद जो है इंशाल्लाह हम ट्रीज़ लगाने जा रहे हैं। जो विंटर प्लांटेशन हमारी होती है, 2 प्लांटेशन है, मौसम गर्मा और सरमा दोनों की प्लांटेशन होती हैं। एक अगस्त में होती है और एक ये ही नवंबर और दिसंबर। तो इसके लिए हमारा पूरा प्लान है, सायादार दरख्तों की हमारी प्लानिंग है। हमने अभी 40 जो दरख्त हैं खजूर के, बिहाड़ी चौक से चौक कुमारा वाला तक जो है ना मुख्तलिफ हमने ग्रीन बेल्ट्स पे लगाए हैं। उसके साथ साथ हमने अब नया भी एक इनिशिएटिव लेके आए हैं डीजीपीएच सब इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हवाले से कि किस तरह जो है वो शहर की तज़ीन और रहाइश के लिए काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पर कहाँ कहाँ जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं, नए जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो रिपोर्टर हजरात हमारे जो हैं वो हमेशा कोई नए से नई जो है वो हमें रिपोर्ट देते हैं। कुछ जगह पर तलकीन भी की जाती है, कुछ जगह पर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। रेडीबान हजरात के हवाले से एक बात की जा रही है कि उनके लिए एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी। इस हवाले से ऑन से जो है वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि जगह दी जा रही है, वहाँ पर जो है वो सहूलियात किस तरह की। जी ऑन बताइएगा, इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट की कैंपेन्स हमारे सामने हैं। पूरे शहर से जो है वो रेडीबान हजरात को हटाया जा रहा है, जिनके शेड्स आगे थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या उनके लिए कोई जगह भी मुख्तस की गई है और वहाँ पर सहूलियात भी कोई दी जा रही हैं? बिल्कुल तियामा, अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में रेडी से आता है वो आता है तजावुज़ात। अब उसके ख़िलाफ़ पीरा का क़याम हुआ, कॉरपोरेशन भी उसके ख़िलाफ़ जिस तरह सेक्शन कर रही थी, तो हमने देखा कि अब जो है काफ़ी एक मैसिव उसके अंदर जो है उन पर एक्शन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जितने भी रेडी बांध थे, जितने भी बाज़ार थे तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो उनको वहाँ से हटाकर अब उन सड़कों को, उन रोड्स को, मेन रोड्स को काफ़ी ज़्यादा खुला कर दिया गया है।
लेकिन जितने रेडी बांध थे उनके लिए पूरे मुल्तान शहर में सिर्फ 2 बाजार जो हैं वो कायम किए गए थे, एक घंटा घर पर और एक विहाड़ी चौक पर, ठीक है। जिसे हम वज़ीर आला मरियम नवाज का रेडी बाजार कहते हैं। इसके अलावा और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर ये रेडी बाजार कायम था। तो एक तो रेडी बानों का ये मुतालबा था कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है हमें अलग अलग, आप बेशक छोटे छोटे बाजार बना दें तो वहाँ पर हमें आप कायम कर दें रेडी बाजार, ताकि हम अपनी रेडियाँ या जो भी अपना कारोबार है वहाँ पर कर सकें। तो इसके लिए अब मुल्तान में एक मॉडल रेडी बाजार बनाया जा रहा है, जिसकी लोकेशन जो है वो कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने काफ़ी सर्वे भी किया और अभी जो है अंडर प्रोसेस है और वो तय अभी तक नहीं हुई, लेकिन कारपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से उसका टेंडर कर दिया गया है और 157 मॉडल रेडियाँ जो हैं वो आम रेडी जो हम देखते हैं रोड पर उस तरह नहीं, जो आप फॉरनर्स में आप वहाँ चले जाएं तो आप देखें वो बैम्बू ट्री जो होता है उसकी लकड़ी से वो स्पेशल रेडी तैयार की जाती है और बड़ी खूबसूरत रेडियाँ जो हैं वो उसका ऑर्डर दे दिया गया और वो रेडियाँ जो है यहाँ पर लाई जाएंगी और उन बाज़ारों में लगाई जाएंगी। और सबसे बढ़कर जो है ये हर 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये बाज़ार लगाए जाएंगे और वहाँ पर जो है हर रेडी के साथ एक डस्टबिन रख दी जाएगी। आपका जो भी गंद है, जो भी आपका है, आप वहाँ पर फेंक दें। पानी के बहुत बेहतरीन इंतजामात होंगे, इसके साथ साथ वहाँ शेड्स लगाए जाएंगे ताकि वो उनको एक सायादार छत भी मिल सके और वहाँ पर प्रॉपर जो है इंतजामात और सहूलियात जो है वो हुकूमत की जानिब से उनको प्रोवाइड करने का कहा गया है। दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी ये तो तब पता चलेगा, क्योंकि अभी भी जो 2 रेडी बाजार इंतजामिया ने लगाए उसमें अगर हम बात करें तो चौक घंटा घर और बिहारी चौक पर जो रेडी बाजार लगे हुए हैं, अब रेडी बानों ने इतना कोऑपरेट किया कि वो क्योंकि तजावुजात करके रोड पर रुके होते थे वो उन रेडी बाजार तक शिफ्ट हो गए। वो उन्होंने हुकूमत की बात मान ली। 160 रेडियाँ वहाँ पर लगी थी स्टार्ट में, लेकिन अभी आप चले जाएं 20 से 30 रेडियाँ बच गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना प्रॉपर शेड है उनके लिए, ना पीने का उनको वहाँ पानी फराहम किया जाता है, ना वहाँ कोई बिजली का कनेक्शन होता है और ना ही जो है वहाँ पर कोई भी कचरा फेंकने के लिए वहाँ पर कोई डस्टबिन या इस तरह का कोई डिस्पोजल मौजूद है। तो उस हवाले से जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना रहता था। और दूसरी चीज़ उनका ये गिला शिकवा रहता था कि हम तो हुकूमत की बात मान के सामने आ गए, रेडी बाज़ार जहाँ पर हुकूमत ने एक स्पेसिफिक जगह कायम की हमने वहाँ शिफ्ट कर लिया, मगर सामने ही चौक घंटा घर पे इतनी रेडियाँ खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पर कोई काम उन पर नहीं किया जाता। कि अगर इस हवाले से इंतज़ामिया से जब हम बात करते हैं तो इंतज़ामिया कहती है कि अगर हम एक रेडी बान को भी एक किसी ऐसे रेडी बान को उठा लें तो उसके लिए या तो हमें MPA की कॉल आ जाती है, या तो किसी डिपार्टमेंट से कॉल आ जाती है, या कुछ सहाफ़ी हज़रात की कॉल आ जाती है, या वकीलों की कॉल आ जाती है। तो सबसे पहले अगर अवाम जो कि अगर किसी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो अगर उसको कोई मकाम मिला है तो अगर वो अपने लिंक्स या अपने एक पावर इन कामों के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ज़रा एक दफ़ा सोचे कि इनकी वजह से चाहे ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से आप देखेंगे कितने कितने घंटों ट्रैफिक जाम रहता था, कितने मसाइल का सामना रहता था। आप निश्तर रोड को देख लें, निश्तर रोड पर कई एम्बुलेंसेज रुक जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो है कई रेडियाँ मौजूद है। अब रेडी मसला नहीं होता, जहाँ रेडी लगेगी उसके आगे उसका कस्टमर मोटरसाइकिल पर रुकेगा और फिर उसके आगे 2-4 मोटरसाइकिल पीछे और रुके तो वो अच्छी खासी 40-50 फुट जगह जो है ऑक्यूपाई हो जाती है। तो रेडी का मकसद ये भी नहीं है कि आप एक जगह पे खड़े, रेडी का मकसद तो था आपने चलना है, मूवेबल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही जब इनकी तरफ से कॉरपोरेशन की तरफ से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, आगे से फिर उनका जवाब ये होता है कि कॉरपोरेशन की तरफ से की जाए या पीरा की तरफ से कार्रवाइयाँ की जाए, ताकि से जी हम गरीब लोग हैं, हम जो हैं वो आपकी मदद कर देंगे, हम चालान दे देते हैं, हमें 2 मिनट यहाँ पर खड़ा किया जाए। तो बहैसियत एक आम शहरी उनकी क्या जिम्मेदारी हैं, उनकी क्या जो है वो उन्होंने कानून पर अमल करना है, वो भी ज़रा नाज़रीन को भी समझाएं, ताकि एक नरमी का गोशा ज़रा सा भी पैदा होता है वो भी ना पैदा हो कि यार कानून पर अमल करना हर शहरी पर फ़र्ज़ है। अच्छा, कानून पर अमल करना हर शहरी पर फ़र्ज़ है, मगर हो क्या रहा है यहाँ पर? पीरा फोर्स और कारपोरेशन ने मुश्तरका एक ग्रैंड ऑपरेशन किया मुमताज़ाबाद के अंदर। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो पुख्ता तामीरात मौजूद थी, दुकानों के बाहर शेड्स मौजूद थे या दुकानों के आगे अच्छी खासी जगह वो जहाँ काउंटर रखने के लिए या दीगर चीज़ें रखने के लिए जगह ऑक्यूपाई की जाती थी, उधर प्रॉपर जो है ऑपरेशन किया गया। उन जगहों को जो है क्रेन्स के थ्रू तोड़ा गया, जितने रेडी बांध थे उनको वहाँ से हटाया गया और इंतज़ामिया ने वहाँ अपनी एक रिट कायम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया। अगले दिन जब हम वहाँ पर गए तो रेडियाँ आ चुकी थी और जिन के शेड्स गिरे थे उनके वो अपने शेड्स दोबारा लगा रहे थे। जिनके आगे वो काउंटर रखने वाली जगह जो थोड़ा सा फुटपाथ पर उन्होंने जो काबिज हुए थे तो वो जगह जो तोड़ी थी वो दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आप देख लें कि अवाम के अंदर ये तजावुज़ात माफिया के अंदर इतना भी डर खौफ नहीं है। कल ऑपरेशन हुआ है, हो गया,
लिया, अब 1-1.5 साल इंतजामिया ने यार नहीं आना, इंतजामिया ने जो यहाँ ऑपरेशन करना था कर लिया। अब आला अफसरान के साथ जो है मामलात ज़ाहिर सी बात है ताजरान तय कर रहे होंगे, उसके बाद जो है पूरी कंस्ट्रक्शन जो है उनकी चलना शुरू हो गई और हमने वो चीज़ रिपोर्ट भी की। एक दिन पूरे की बात कर रहे हैं, 15-20 मिनट बाद कॉर्पोरेशन रेडी जो है वो वापस आ दोबारा आते हैं और दोबारा तजावुजात वैसी होती बिल्कुल। एक हमने एक दिन उनके साथ एक ऑपरेशन कवर किया, तो हम मुल्तान घंटाघर चौक से जो है हम ये दिल्ली ये दौलत गेट वाली साइड पर गए। दौलत गेट ऑपरेशन करके घंटाघर से ऑपरेशन करके गए थे, जब दौलत गेट से वापस आए तो घंटाघर पे बिल्कुल वैसा हिसाब था। तो आवाम को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, कानून पर अमल करना चाहिए। लेकिन जैसे आप सहूलियात की बात करें कि अगर उनको सहूलियात दी जाएंगी तो वहाँ पर फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ पर एक, जैसे आप सहूलियात की बात कर रहे थे, और यहाँ पर एक बात ये भी सामने आती है कि अगर आप रेडी रोड पे लगे खड़े हैं तो वहाँ पर आपको कौन सा कनेक्शन मिल रहा है, वहाँ पर आपको कौन सी पानी मिल रही है, वहाँ पर भी तो आप अपना जो है वो अपनी मदद आपके तहत सहूलियात लेके आ रहे हैं। अगर आपको एक जगह दे दी गई है तो वहाँ पर आप इकट्ठे मिलकर खुद सहूलियात बनाए। एक बाजार की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब एक बाजार बनेगा लोग जो है वो खुद चल कर रहेंगे, यार यहाँ से एक चीज़ अच्छी मिल जाएगी। जैसे एक डबल फाटक चौका कहा जाता है कि यहाँ से कोई चीज़ें हमें सस्ती मिल जाएंगी, मंडी से अगर हम डायरेक्ट ले लेते हैं सस्ती मिल जाएंगी। तो इस हवाले से ज़रा रोशनी का इसमें एक बहुत एक टेक्निकल बात है, अगर आपकी एक दुकान है ना और रेडी उसके सामने खड़ी हो रही है, किराया लिया जाएगा, आप उससे किराया लेंगे, बिजली देने के जिम्मेदार आप होंगे, थोड़ी बहुत जो भी उसको रिक्वायर्ड होगी, रात के वक्त उसने अपनी बैटरी चार्ज करनी है, कुछ करनी है, तो वो दुकानदार जिम्मेदार होगा। पानी का कूलर एक दुकान में पड़ा होगा तो वहीं से जाके वो पानी भी पी लेगा, और दुकान का शेड वो ज्यादा अगर आगे करा लेगा, किराया बढ़ा लेगा। तो बेसिकली जो है ये ताजिर जो है, अगर वो इस चीज पे थोड़ा सा जो है सीरियस हो जाए, और उनको शायद ये चीज भी समझ नहीं आती। आप हुसैना गई चले जाएं, आप हुसैना गई थोड़ा सा जो है ना बार बार वहां पर ऑपरेशन किए गए, तो वहां पर कुछ ना कुछ हद तक तजावजात को कम कर दिया गया है। आप वहां देख लें कि अवाम को ये समझ नहीं आती थी कि अपनी दुकानों के बाहर जो है 20-20, 30-30 फुट आगे रेडियों को दे देते थे, जिसकी वजह से अब जो एक कस्टमर है उनका वो 30 फुट आगे उस रेडी के जहाँ हदूद खत्म हो रही है वहां गाड़ी खड़ाएगा, और जब वहां गाड़ी खड़ाएगा तो वहां रश हो जाएगा। आप इस तरह से देखें, आज से 20-25 साल पहले हुसैना गई सुनने में आता था, हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, वहां इतना रश होता था, इतना रश होता था कि वहां पर जो है कोई दुकान खाली नहीं होती थी। अभी आप देख लें कि अब सारे वो जितना भी वहां का कस्टमर था, या तो वो कैंट की तरफ शिफ्ट हो गया था, कैंट में फिर यही हिसाब हुआ, अब वो सारा कस्टमर रोड गर्देजी मार्केट यहाँ शिफ्ट हो गया, अब वहां पर वही हिसाब हो रहा है। आप जितने भी ब्रांड रोड पर ब्रांड्स देखें, उन्होंने जो है कोई फास्ट फूड चेन अपने की कोई इस तरह का कोई स्टॉल लगा दिया, या कोई ना कोई सिस्टम जो है अपने मजीद एक छोटी सी अर्निंग के लिए वो पूरे रोड को जो है उसका बिल्कुल। उस पर हम देख रहे थे कि कार्रवाइयाँ भी की गई, उसको रोड को बार बार साफ किया जाता है, लेकिन दोबारा जैसे आप बात करेंगे तजावुजात आ जाती हैं। हमें खुद भी बदलने की ज़रूरत है, कानून पर अमल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम कुछ रेडीबान हज़रात की जो मुश्किलात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ साथ हम ये भी बात कर रहे थे कि उन्होंने भी कानून पर अमल करना है। जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से। उनसे गुफ्तगू कर रहे थे हम कि शहर में क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तफसीलें इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अहमर खान मौजूद हैं जो हमें शहर के वेदर के हवाले से जो है वो तफसीलें नगा करेंगे। जी अहमर, क्या सूरत हाल है शहर की वेदर के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान की फ़िज़ा में आलूदगी जो है वो बरकरार है। इसी हवाले से मुल्क में फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहर जो है, शहरों के हवाले से बात करें तो मुल्तान का दूसरा नंबर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करते चलो, जो मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 249 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और साथ साथ महकमे मौसमियात के मुताबिक अगर हम बात करते तो आज मुल्तान का मौसम जो है वो खुश्क और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 तक जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की बात करते चलें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 78 से 80% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान शहर का मौसम खुश्क और मज़ीद सर्दी बढ़ने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। दर्जा हरारत में भी काफ़ी वाज़ेह जो है वो कमी देखी जाएगी। और साथ साथ जो है वो ये भी कहा गया कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मौसम जो है वो यकसा तौर पर जो है वो रहेगा खुश्क और
जो है वो सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है उसमें जो है वो सर्दी की शिदत में मज़ीद भी इजाफा देखने को आएगा, जो कि दर्जा हरारत जो है वो 22 और 23 सेंटीग्रेड तक जो है वो आ पहुँचेगा। और साथ साथ जो है तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए शहरी जो हैं एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, ताकि जो मुख्तलिफ पैदा होने वाली बीमारी हैं उनसे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पर AQI इंडेक्स में हम जो है वो सेकंड नंबर पर मुल्तान आ चुका है। जैसे नाज़रीन अहमद कह रहे थे कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, इसी के साथ साथ अपने आप को बचा के रखना है, एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी है ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन इस हवाले से फॉरेस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ऐसा जो है वो इकदाम है जो कि शहर की अथॉरिटीज़ भी उठा रही हैं। हमने भी अपना जो है वो हिस्सा डालना है इसमें। हम इस जलाल साहब से पूछते हैं कि हम किस तरह जो है वो एक करामत शहरी बन सकते हैं और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी से हवाले से क्या करिए। जी जलाल साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही है, डिफरेंट जगह पे फॉरेस्ट्रेशन की जा रही है, मैं चाहूँगा वहीं से अब अपनी बात को कंटिन्यू करें और ज़रा हमें भी कुछ बताएं कि हम किस तरह जो है वो करामत शहरी बन सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें मेरे ख्याल से स्कूल लेवल से बच्चों को बताना चाहिए, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटी स्कूल के अंदर करनी चाहिए। बच्चों के हाथ से पौधे लगवाएं, उस पर उनका नाम लिखा होना चाहिए। बच्चे रोज़ स्कूल आकर पौधों को पानी दें तो खुद अपने उस पौधों को ऑन करेंगे। और उसके साथ साथ फिर हमें स्कूल लेवल के अलावा जो हमारे शहरी हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मुख्तलिफ जो कंपेन हम प्लांटेशन करते हैं, हमारी कोशिश होती है सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनस और इन लोगों के हाथों से पौधे लगवाएं हम इन लोगों से, ताकि इन लोगों को ख़ुद भी ये पौधे लगाएं और अपने घर भी जाकर, अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में जाकर लोगों को अवेयरनेस दें कि दरख्तों की अहमियत क्या है। इसके साथ साथ हमारी जो शजरकारी की कंपेन जो अभी करंटली चल रही है, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कंपेन को स्टार्ट करें उसमें भी स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, सीनियर सिटीजन्स हैं या और शहरी हैं, सिविल सोसाइटी है, इनको भी इन्वॉल्व करें। अभी हमारी जो करंटली है, जब वर्क कर रहे हैं, हमारा ये काम चल रहा है इधर नॉर्दर्न बाईपास से हेड मोहम्मद वाला की तरफ, तकरीबन 11 किलोमीटर इसका ये रोड है। इसमें एक्सकवेशन हो रही है, अभी खुदाई शुदाई का अमल जारी है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें तकरीबन 100 के करीब दरख्त लग गए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें भी मेगा जो हमारी प्लांटेशन है वो स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ जो हमने बैम्बू ट्री की बात की है, वो हमारे वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसकी जो दीवार है उसके बिल्कुल साथ हमने 100 के करीब अभी दरख्त मुकम्मल कर लिए हैं। इसके साथ साथ मज़ीद जो प्लांटेशन है उसकी भी तैयारी जारी है। आप देखेंगे शहर में बड़ी तादाद में आपको सायादार दरख्त नजर आएंगे। बैम्बू ट्री तो काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाता है, तो ये आपने एक जगह पे लगाना है शुरू किया है या इसके बाद दीगर मकामात पर भी लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, बाकी मकामात भी हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं और ग्रेजुअली आप देखेंगे उन मकामात पर भी प्लांटेशन का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप एक कॉन्सेप्ट आया था कि आप घरों में, आपकी तरफ से भी तलकीन की जा रही थी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कि घरों में वेजिटेबल्स उगाना शुरू करें, अब वो कैंपेन किस तरह की जा रही है, लोगों ने क्या उस पर अमल किया, आप लोगों को उसका रिजल्ट्स क्या मिले? ये सब कुछ ऐसा कबल हमने एक बाकायदा कंपटीशन करवाया था किचन गार्डनिंग का। उसमें हमने जो घरेलू ख़वातीन मोस्टली जो उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी थी, हमने बाकायदा इसका एक ऐड दिया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दी कि हमारे घर किचन गार्डनिंग हमने की हुई। आप हमने बाकायदा एक एग्रीकल्चर से एक ऑफिसर और हमारे जो टीम के 2 लोग थे वो बाकायदा जाके वहाँ पर उनको चेक करके उनकी नंबरिंग हुई है बाकायदा, उनको फिर ऑफिस बुलाकर उनको बाकायदा हमने गिफ्ट वगैरह भी दिए। तो एक वो कोशिश थी, एक काविश थी डीजी साहिबा की तरफ से कि उन लोगों को मोटिवेट किया जाए जो वो प्लांटेशन करते हैं घरों में। तो किचन गार्डनिंग जो है ना, बड़ा सस्ता और बड़ा ही मुफीद एक जो प्रोसेस है, एक अमल है, सरगर्मी है जो घरों के अंदर होता है। अभी भी मुल्तान में मैं बड़ा हैरान हुआ, छोटे छोटे घर हैं लेकिन लोगों ने घरों में किचन गार्डनिंग जितना भी छोटी सी जगह है उसमें भी की हुई है। कुछ लोगों ने बड़े बड़े प्लांटर्स लिए हुए हैं, उसके अंदर भी सब्जियां उगाई हुई हैं। कुछ लोगों ने अपनी पूरी छत को जो है वो उस पर लगाई हुई है, प्लांटेशन की हुई है वहाँ पर। और बिल्कुल ऐसे ही है। और महकमा ज़राअत की तरफ से जो सीजनल मेरे ख्याल वेजिटेबल्स हैं, इसके सीड्स मिलते हैं, वो पूरा एक पैकेट होता है, वो अगर देखा जाए तो बड़ा सस्ता पैकेट है और लोग अगर घरों में इसे उगाना चाहिए तो बहुत अच्छा एक मुफीद अमल है। कचरा कुंडियों के हवाले से वहाँ पर जो है वो काफ़ी एक स्मेल होती है, लोग जो हैं वो अपना कचरा वहाँ पर फेंकते हैं, फिर जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग होते हैं वो काफ़ी तंग रहते हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए भी आप लोग कुछ इकदाम उठा रहे हैं, वो इकदाम क्या हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? यस, देखें PHA मुल्तान जो है उसकी प्रेमिसेस में जहाँ भी कचरे का इशू होता है, जैसे बाउंड्री वॉल के साथ अगर कचरा पड़ा हुआ है, वो हमारी कोशिश होती है हमारे जो वहाँ पर स्वीपर्स काम कर रहे हैं, माली काम कर रहे हैं, उसको वहाँ से रिमूव कर दें। अगर वहाँ कंटेनर वगैरह को रखा हुआ है कूड़े वाला, तो हम कोशिश करते हैं जहाँ पर पहले हमारे पार्कों के पास पड़े हुए थे हमने वहाँ से रिमूव करवा दिए। और जिस तरह इस तरह आम खास बाग है, शाह शमस पार्क है, बिल्कुल इसके जो एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर जो कचरा कुंडी का इशू था वो हमने रिजॉल्व कर दिया है और कचरे को वहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। जहाँ तक बात करता चलूँ पार्कों के अंदर कचरा के हवाले से, वो मैंने पहले आपको अर्ज़ की है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोगों को अवेयर करें
इस हवाले से कि आपने डस्टबिन का इस्तेमाल करना है, कचरे को नहीं फैलाना है, और कोशिश करते हैं पार्क के अंदर कोई कचरा जलाया ना जाए। पार्क की जो हमारी प्रेमिसेस, हमारी हदूद आती है, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कूड़ा करकट ना हो। अच्छा जनाब, जैसे आप पार्क्स की बात करें तो पार्क्स में कुछ लोग जो हैं वो ख़ास चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो अपने डेरे कर लेते हैं, वहाँ पर जो है वो फिर लोग जो हैं वो वहाँ पर फैमिलीज़ के साथ नहीं जा सकते, तो इनके ख़िलाफ़ क्या इकदाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक पार्क है इधर ख़याम सरमा की तरफ, लीनर पार्क है, उसमें ये इस तरह का इशू था, लेकिन हमने वो बाकायदा इंतज़ामी के साथ मिलकर ऑपरेशन किए, वहाँ से हमने तमाम लोगों को वहाँ से रिमूव कर दी और पार्क बड़ी बेहतर हालत में है। और हम कोशिश करते हैं पार्क के अंदर स्मोकिंग के हवाले से भी बड़ी सख्ती की हुई, हमने स्मोक भी नहीं कर सकते वहाँ पर, हमने प्रोहिबिशन के जो है ना बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि सिगरेट जो है आप नहीं पी सकते पार्क के अंदर। कोशिश होती है हमारी, हमारा जैसे अब शाह शमस पार्क है वो तकरीबन अब देखें 48 एकड़ पर है जी। तो उसमें हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो 7-8 काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई ना कोई लोगों को भी चाहिए इस पर अमल करें। पार्क के अंदर अब सेहत अफजा सरगर्मी के लिए आए हैं तो आप वॉक करें, खेल कूद करें, लेकिन वहाँ पर लोग स्मोकिंग करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है सिगरेट पर पाबंदी है पार्कों में पीने पर, और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एक्टिविटी ना हो। अच्छा जैसे अभी आप लोगों की तरफ से प्लांटेशन की जा रही है, डिफरेंट जगहों पे जो है वो फूल भी लगाए जाएंगे, शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो उनके ऊपर आके पेंट कर देंगे या वॉल चॉकिंग की जाएगी या उसको प्लग कर लिया जाएगा, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या इकदाम किए जाते हैं? कोई कानून में आप लोगों के पास कोई गुंजाइश है? यस बिल्कुल, हमारे एक एक्ट बना हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर सज़ा भी है और जुर्माना भी है। और ये बताता चलूँ कि जो हमारा दौलत गेट की बेल्ट है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होते हैं क्योंकि वो कमर्शियल एरिया भी हो जाता है, लोग जो है वो कूड़ा करकट जो दुकानदार हैं वो पौधों के ऊपर फेंक देते हैं। बिल्कुल। हमारा अपने घर का सामान भी बन के वहाँ पर ला के रख देते हैं, रास्ता गुजरने का बना देते हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि वो जो मेट्रो के एक स्पैन्स बने हुए हैं उसके दरमियान से रास्ते भी बना के दिए हैं हमने पक्के, और साइड्स में प्लांटेशन और ग्रास लगाई हुई है, लेकिन लोग वही जगह यूज़ करते हैं जो गुजरने की जगह नहीं है, और कूड़ा करकट पौधों में फेंक देते हैं, और इवन के फ़न के लिए पौधों को भी काट देते हैं, पूरे पूरे स्पैन को कट कर देते हैं। हमारे कई ट्रीज इस तरह के पौधे डैमेज हो जाते हैं। और वही बताया मैंने आपको कि कोई भी मुहिम अवामी ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। लोगों को अवेयरनेस हम गाए बगाए देते रहते हैं, और जितने भी कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारी प्लांटेशन होती है, हमारे हॉर्टिकल्चर के लोगों के साथ बैठ के सेशंस करते हैं, उनको बताते हैं आपके बिल्कुल दुकान के, आपके घर के सामने एक ट्री लगा हुआ है, इसकी आपने हिफाजत करनी है। हमारे जो माली हैं वो कोशिश करते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं अपने तौर पर, पानी देना है या सफाई वगैरह करनी है, क्योंकि जैसे अब देखें मौसम बाहर आ रही है, अब वो पौधा होता है उसके साथ हमने उसका एक वो कहते हैं दौर बनाना होता है, दौर बना के उसके अंदर पनीरियाँ लगानी है, तो दरख्त के साथ वो पौधों की खूबसूरत एक वो आपको नज़र आएगा, उसकी लुक नज़र आएगी, पौधों के लिए बना रहे हैं उसको। डॉक्टर साहब, अगर किसी लोगों ने कंप्लेन करनी हो, कुछ इस हवाले से करनी हो, या कोई आपका जो शख्स है वो काम नहीं कर रहा, जो आपका एहलकार है, तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जलाल साहब से गुफ्तगू कर रहे थे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हवाले से, लेकिन मज़ीद भी इस सवाल से गुफ्तगू करने से पहले हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मेरा नाम है गुलाम अब्बास, सिंधु एडवोकेट में, शाहरुख आलम का रिहायशी, मैं जनाब पार्क के साथ रहता हूँ। जी। मैंने कई एप्लीकेशन भी डाली हैं। ये डायरेक्टर साहब हैं या जो आला अफसर बैठे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कम से कम इन्हें ज़रा पार्क की सूरत हाल एक राउंड तो करें, इन्हें चक्कर तो लगाएं। इतनी केरी है, केरी वहाँ मेरे को ख़त्म हो चुकी है, खुदे लगते हैं बुजुर्ग। आज भी एक बुजुर्ग औरत गिरी है बेचारी, लोगों ने बच्चे हैं वो तो चल ही नहीं सकते, मेरे जैसा लोग नहीं चल सकता, रोज फीड बूट टूट जाते हैं, वो बच्चे गिर जाते हैं, औरतें बेचारी गिर जाती हैं। बिल्कुल, आपका सवाल आपने ले लिया, इनका जवाब लेते हैं हम। बिल्कुल हम आपका जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया सवाल करने का। जी नाज़रीन, सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन आज हमने कुछ मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ हमारे कैमरामैन हज़रात के बच्चे हैं, उनको हमने जो है वो बर्थडे विश करना है। मोहम्मद फैज़ान हैं 9 साल के, जो कि हमारे कैमरामैन इरफान असलम साहब के बेटे हैं। इन्हीं के साथ अब्दुर्रहमान बिन मुजाहिद सुल्तान, जो कि हमारे चीफ़ कैमरामैन साहब के बेटे हैं। फ़ारिहा उसामा, इनकी भी आज सालगिरह है, तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जी। अल्लाह ताला जो है वो आपको हर मैदान में जो कामयाब करे। हैप्पी बर्थडे टू यू।
मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जी। may अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स, और अल्लाह ताला आपके जो भी आपके गोल्स आपने बनाए हैं, अल्लाह ताला जो है वो उसमें कामयाबी दे आपको। जनाब नाज़रीन, जलाल साहब से एक सवाल किया गया था जनाब पाक के हवाले से। जलाल साहब, मैं चाहूँगा आप जवाब दें उसका जी। जिन्ना पार्क के हवाले से जॉगिंग ट्रैक, जैसे मैंने बताया कि ये जॉगिंग ट्रैक हमने तकरीबन 4 साल कबल जो है मुकम्मल किया था, और सबसे बड़ा जॉगिंग ट्रैक है हमारे जितने भी पार्क है उसमें। और जहाँ तक सर ने कंप्लेन की है, मैं इसे देख लेता हूँ और पार्क जो भी उसमें इशू होगा इंशाल्लाह रिजॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, वो यही कह रहे थे कि काफ़ी अरसे से मैं कंप्लेंट्स कर रहा हूँ लेकिन इसका हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा। जी, मेरा ख्याल है इससे पहले जो कंप्लेंट्स आती रही, जैसे कि उस ट्रैक के ऊपर शॉवरिंग नहीं हो रही है, या ट्रैक में किसी जगह पर केरी ज़्यादा है और अनइवन है, तो इंशाल्लाह मैं इसे देख लेते हैं और जो भी इशू का रिजॉल्व करा देते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे जहाँ पर रेडीवानों के हवाले से, वहीं पर आप वफाकी मोहतसब और ये इदारे भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेबर क्लास के लिए उनके वसाइल जो है वो हल किए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर केसेस का जो है वो बैकलॉग एक क्रिएट हो रहा है। कितने केसेस जमा हो चुके हैं? क्या आवाम जो है वो इनसे मुतमईन है या आवाम जो है वो नाला नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम बात करें तो अब तक वफाकी मोहतसिब में इस साल 10,000 से ज़ायद केसेस जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं, और सूबाई मोहतसिब में लगभग 3,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वफाकी मोहतसिब में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 55% जो केसेस हैं वो मैपको के हैं। 10,000 में से 5500 केसेस मैपको के रिपोर्ट हुए। बाकी सुई गैस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है प्रोग्राम, उसके बहुत ज़्यादा केसेस हैं। और इसी तरह अगर हम सूबाई मोहतसिब की बात करें तो वहाँ पर महकमा पुलिस, महकमा एजुकेशन और इसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनके केसेस जो हैं काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। और हर साल हम केसेस में जो है अबाउट 30 to 35% जो है इंक्रीज़ देखते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत, क्योंकि हर साल जो है आप देखिए आवाम को एक तो शऊर आ जाता है कि अगर हमारी कोई कंप्लेन जो है अगर कोई महकमा रिज़ॉल्व नहीं करता तो आप काफ़ी उसके जो है तरीके हैं, या तो आप CM पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं, या तो आप अगर सूबाई इदारा है तो सूबाई मोहतसिब में कंप्लेन कर देते हैं, या अगर वफाकी इदारा जिस तरह से अभी मैपको की हम बात करें तो मैपको के क्योंकि कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस हवाले से उसकी जो भी कंप्लेन होगी वो वफाकी मोहतसिब में करेंगे, और वफाकी मोहतसिब जो है इन 90 डेज़ आपका केस जो इसको रिजॉल्व कर देगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी, सब हो जाएगा। और जो सूबाई मोहतसिब है वो 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिलीफ दे देगा। ठीक है, शहर में जो है वो गैर कानूनी कॉलोनियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं, उनकी भरमार है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो गाय बगाए जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स भी की जाती है, लोगों को भारी नुकसान भी होता है, तो उस हवाले से अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आपने एक स्टोरी भी ब्रेक की थी जिसमें कुछ सख्त इकदाम भी उठाए गए थे। बिल्कुल, अगर हम बात करें गैर कॉलोनीज़ जो बनाई जा रही हैं तो कानूनी तौर पर, तो उसमें इस वक्त मुल्तान शहर के अंदर ऑलमोस्ट 400 के करीब कॉलोनीज़ जो हैं इस वक्त बन रही हैं या बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, जिनका सारी ज़मीन परचेज़ हो गई, बस काम वगैरह उनका शुरू हो रहा है। और उसमें से आप ये चीज़ जानकर हैरान होंगे 10% कॉलोनीज़ जो हैं, अबाउट 10% वो सिर्फ उनकी NOC और प्रॉपर उनकी जो है सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह MDA से हुई है। बाकी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वो सारी गैर कानूनी तौर पर लोगों की इन्वेस्टमेंट उसमें हो चुकी है अभी तक, तो जो फाइल्स वगैरह भी बिक चुकी होंगी। अभी नैब में बहुत ज़्यादा केसेस इस हवाले से चल रहे हैं। एक इब्न सीना रोड पर एक कॉलोनी थी तो उसका एक बहुत बड़ा इशू, और कोर्ट में पहले वो चैलेंज हुआ, और उसके बाद जो उनका मैनेजिंग डायरेक्टर था नैब ने उन्हें अपनी तहवील में लिया, और अब एप्लीकेशंस जो हैं नैब को जमा करवाई जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस हवाले से कॉलोनीज़ का फ्रॉड जो आवाम के साथ किया जा रहा था। अब नैब भी इस हवाले से काफ़ी हद तक मुतहरिक हुआ है, और इसके साथ साथ अब MDA की जानिब से जो है तमाम तर जो कॉलोनीज़ जो उनकी रजिस्टर्ड कॉलोनीज़ हैं वो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। और इसके साथ साथ जो है अगर आपको कोई भी अगर इबाम है कि यार ये कॉलोनी हम यहाँ प्लॉट बाय कर रहे हैं, इन्होंने दावा किया हुआ कि इन्होंने NOC ली हुई है, तो आप वहाँ से वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। ये दूसरा, आप उनको RTI लिख कर भी उनसे पूछ सकते हैं, या उनके ऑफिस जाकर भी आप उनके रिकॉर्ड से चेक करवा सकते हैं। तो आप जहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप तहकीक ज़रूर कर लें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो भी कोई अगर ठग है तो वो तब तक भूखा नहीं मरता जब तक इंसान के अंदर या उस माशरे के अंदर लालच ख़त्म ना हो। तो आपको जो है शहर के अंदर 2 लाख रुपए मरला के हिसाब से कोई ज़मीन दे रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई आप मेंटली तौर पर देखें, जब 20 लाख रुपए मरला है शहर के अंदर एक अच्छे प्राइम लोकेशन पर, वहाँ 2 लाख किस तरह से आपको मिल सकता है? तो ये चीज़ आवाम को ख़ुद भी थोड़ी चेक कर लेना चाहिए।
और ये जो कॉलोनीज के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्तान में टारगेट अगर किया किसी जा खुदा ना खास्ता किसी का कोई नुकसान हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट फंस जाती है, तो वो फिर उसका आगे का क्या लाएमल है? उसने कहाँ कंप्लेंट करनी है? क्या वो फिर अब सिविल लिटिगेशन में जाएगा या उन लोगों के खिलाफ एमडीए भी उसकी हेल्प करेगा? किस तरह जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी? बिल्कुल इस हवाले से अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया एक कॉलोनी इब्न सीना रोड पर मौजूद थी, उस कॉलोनी के अंदर तकरीबन जो है जितने प्लॉट्स वहाँ पर सेल हुए अबाउट 1500 फाइल्स वहाँ पर सेल हुई थी, लेकिन 300 से 400 फाइल की सिर्फ कैपेसिटी थी प्लॉट के हिसाब से। तो वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो वो मौजूदा एमपीए हैं नून लीग के, जिनकी वो कॉलोनी थी और इस वक्त जो है वो भी मुल्क छोड़कर फ़रार हैं, बाकू में बैठे हैं। तो वहाँ पर जो है अवाम ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की नैब में, और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो अवाम जो है नो डाउट जब फ्रॉड होता है या इस तरह के मामलात होते हैं तो नैब हो गया, इसके अलावा दीगर इदारे नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हम हमारे साथ ऑन जो है आज के प्रोग्राम में मौजूद है। हमने तफसीलन जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे जो है वो गुफ्तगू की। जलाल साहब आपका आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमने तफसीलन जो है वो पाक से हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी किस तरह के इकदाम उठा रही है उस पर तफसीलन गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन जो है वो भी करामत शहरी बनेंगे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का जो पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का वो सेगमेंट जो है वो अच्छा लगा होगा। इस सेगमेंट में हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, शोबा तदरीस से भी इनका ताल्लुक़ है। आज के प्रोग्राम में हमने इनसे गुफ्तगू करनी है सब्ज़ियों के हवाले से। डिफरेंट जो बीमारियां हैं उनका किस तरह की सब्ज़ियां हमें खानी चाहिए, ख़ास तौर पर जो शुगर के अमराज में मुब्तला हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है या दीगर हमें कुछ ख़वातीन को जो है वो स्किन भी ग्लो करनी होती है और बालों के लिए भी कुछ चाहिए होता है। तो इस हवाले से भी हम ज़रा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान से गुफ्तगू करेंगे। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं महर जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, इसी के साथ साथ एक्सपर्ट हैं जो हमारे दूसरी जो स्किन के एस्थेटिक्स होती हैं, इनसे आज गुफ्तगू करेंगे बालों के हवाले से। सर्दियों के मौसम में ज़रा डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उससे किस तरह बचा जाए, बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, क्या इनसे बचा भी जा सकता है या एक नेचुरल अमल है, कुछ लोगों के ने बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उन्होंने वो गिरना है। तो वेलकम टू द शो जी। एजाज साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आपसे करूँगा। डिफरेंट क्या दवाइयों की तरफ जाने से पहले हम अपनी डाइट के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके क्या हम लड़ सकते हैं बीमारियों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़म बात ये है कि मेडिसिन तो सेकंड ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन है ग़िज़ा। अगर आप अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कर लें और इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी बीमारी की तरफ नहीं जाना पड़ता। और अगर बीमार हो जाते हैं तो उसमें आपके घर के अंदर, किचन के अंदर जो है बहुत सी ऐसे रेमेडीज़ होती हैं जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सी सब्ज़ियां हैं जिससे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उन बीमारियों का जो है हत्तुल इम्कान जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जब अक्सर होता ये है कि जब केस ऐसी नौइयत में पहुंच जाता है और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कंसल्टेशन की जाती है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त कमर्शलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा अरूज पे है। हमारे डॉक्टर हजरात भी जो है वो पेशेंट को मेडिसिन के अलावा जो है वो डाइट प्लान नहीं देते। ज़रूरत इस बात की होती है कि डाइट प्लान दिया जाए और उसके मुताबिक जो है अगर पेशेंट उस पर अमल पैरा होगा तो वो जल्द ठीक हो जाता है। ना सिर्फ उसकी बीमारी ठीक होती है बल्कि वो हमेशा के लिए सेहतमंद भी हो जाता है और उसे उतनी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती जितनी उसको खिला दी जाती है।
मेडिसिन तो सिर्फ उसको जो है मैनेज करने के लिए दी जाती है, बाकी उसे जो कुछ करना है वो डाइट के साथ करना है। ठीक है, हम जब ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो क्या सिर्फ सब्जियां ही हमारे डाइट में होनी चाहिए? कुछ लोग जो है वेजिटेरियन हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मिक्स, हम लोग जिस तरह ओमनिवोर्स हैं। देखिए बात ये है कि हर चीज़ आपकी ज़रूरत है, प्रोटीन भी ज़रूरत है, उसमें मीट्स भी आपको लेने चाहिए, उसमें बीन्स भी लेने चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए। जब तक आप सारी चीज़ों को मिला के नहीं लेंगे तो उस वक्त तक आपकी जितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी की, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ों में पाई जाती हैं। जैसे आज सच अगर आप देखें चुकंदर को ले लें, जहाँ वहाँ उसमें विटामिन सी है, वहाँ पर आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है और दूसरे बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप उसको लें तो उससे भी बहुत से बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसी तरह आजकल जो है वो गाजर आ रही है, गाजर आपके बहुत से प्रॉब्लम्स को हल करती है, जिगर के अमराज को ठीक करती है, किडनी के अमराज को ठीक करती है, आपकी ग्लो को ठीक करती है, एनेमिक कंडीशन को ठीक करती है। अभी आप बात कर रहे थे बाल गिरने की, तो उसमें उसका बहुत अमल दखल है। इसी तरह अगर आप मूली ले लें, आजकल मूली का मौसम है, तो ये किडनी के लिए, यूरिक एसिड के लिए जो है बेहतरीन जो है एक सब्ज़ी है, और ना सिर्फ किडनी और आपकी यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन सब्ज़ी है, बल्कि आपके मैदे के भी बहुत से अमराज को वो ठीक करती है। जनाब, इन सारी चीज़ों पे तहकीक करने के बजाय शख्स क्या करता है, वो कहता है एक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि जी मेरा एक टेस्ट कर दें, मुझे बताएं कि मैं किन किन चीज़ों में डेफिशिएंट हूँ और मुझे जी मल्टीविटामिन्स दे दें, मैं वो खाना शुरू कर दूंगा। एज एन एक्सपर्ट आप क्या देते हैं कि या ये इस तरह की रुझान ठीक है? देखिए बात ये है कि मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ये विटामिन्स जो है ये नेचुरल, हम एज सच मैं तो उसे नेचुरल नहीं कहता, जो इंसान की बनाई चीज़ है वो नेचुरल हो नहीं सकती, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। जब केमिकल किसी चीज़ में मिल जाएगा, उसको जो है वो बूस्ट करने के लिए या उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो लामहला उसके जहाँ पर अच्छे इफ़ेक्ट होंगे वहाँ पर बुरे नताज भी हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बरअक्स अगर आप जो है वही डेफिशिएंसी जो है मुख्तलिफ सब्जियों से, मुख्तलिफ फलों से, मुख्तलिफ बीन से, फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से जो है अगर वो हासिल करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो नेचर ने आपके लिए बनाए हैं और नेचर ने जो चीज़ आपके लिए तैयार की है वो आपकी बॉडी के मुताबिक तैयार की गई है। तो जनाब, इसका काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि क्योंकि एक चीज़ नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, हमारी बॉडी भी कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर हम मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, हर्ज तो एज सच नहीं है, ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे आपको वो बेहतर कर देगी, लेकिन हमेशा के लिए वो बेहतर नहीं है। अब सूरत हाल एक और भी यहाँ पर जो है वो नज़र आती है, प्रैक्टिस करते हुए मुझे भी 35 इयर्स हो गए, कि अगर हमने किसी एक पेशेंट को एक मल्टीविटामिन लिख दिया है, बिल्कुल, या उसे बता दिया है कि ये आप यूज़ करें, वो पूरा खानदान तो फिर वो इस्तेमाल पूरा करेगा। ख़ानदान यूज़ कर रहा है, अगर उसको ज़रूरत है या नहीं है, और उसको भी जितने वक्त के लिए ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो फिर उसका जो है रिवर्स इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, कि वही जो चीज़ जिसकी डेफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक्सेसिव चीज़ जो है वो हमेशा आपकी बॉडी को नुकसान देगी। अस्सलाम वालेकुम महर, जैसे गुफ्तगू हो रही है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आपके शोबे में भी ये चीज़ पाई जाती है, एक चीज़ एक बंदे को रिकमेंड की जाती है और वो फिर पूरा ख़ानदान जो है वो इस्तेमाल करना है। ख़ास आज हमने जो है अब बालों के हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन आप लोग भी इन चीज़ों से जूझते हैं, तो फिर कैसे मुकाबला करते हैं? जी डॉक्टर साहब जो अर्ज़ कर रहे थे मैं बड़े गौर से सुन रही थी, क्योंकि हम लोग बड़े आर्टिफिशियल हो गए ना अब। जो पाकिस्तान की आवाम है ना मोस्टली, तो ये सोचते हैं कि बस जो चीज़ शॉर्टकट होता है ना वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जबकि जो नेचुरल चीज़ है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, आप अपने हेयर की ग्रोथ को लेके भी अपने विटामिन्स चेक करें, अपने हेल्थ का चेक एंड बैलेंस रखें कि आप डाइट में क्या ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्किन और हेयर ये सब रिलेटेड हैं। विटामिन्स, मिनरल्स ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि टेम्परेरी हम लोग केमिकल प्रोसीजर में चले जाएं तो वो एक शॉर्टकट है। अब क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो हर बंदा यही चाहता है कि बस
इन शॉर्ट जो चीज़ मिल जाए हमें और उससे हम कोई बेनिफिट ले लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल चीज़ नेचुरल है, बिल्कुल। तो नेचुरल डाइट लें और विटामिन्स लें, मिनरल्स लें, तो आपको मेरे ख्याल से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होती। महराज, हमने बालों के गिरने पे गुफ्तगू करनी है, बालों को किस तरह जो है वो जी। मजबूत बनाया जा सकता है। अब उसके ऊपर टॉपिक पे आते हैं कि वजूहात क्या होती हैं। सर्दियों में ऐसा क्या हो जाता है कि बाल जो हैं वो ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं? सर्दियों में बेसिक जो बालों के गिरने की वजह है वो ड्राइनेस और डैंड्रफ है। ओके। जब आपकी स्कैल्प ड्राई और डैंड्रफ वाली हो जाती है तब हमें ये लग रहा होता है कि शायद हम कोई डाइट में कोई कमी छोड़ रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली आप जब प्रोटीन्स नहीं ले रहे, केराटिन का इंटेक नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपका हेयर ब्रेक होता है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि हम वार्म वाटर यूज़ कर रहे होते हैं सर्दियों में और वेदर भी थोड़ा सा ड्राई होता है, तो ड्राइनेस बेसिक हमारे हेयर को तोड़ने के लिए गिरने के लिए ब्रेकेज का कॉज बनता हाँ है। ब्रेकेज का कॉज बनती है, क्योंकि मॉइस्चराइज नहीं होता ना स्कैल्प हमारा। तो ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप मॉइस्चराइज रखें डाइट के थ्रू, मतलब प्रोटीन्स लें अपने। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अपने डाइट प्लान में मिनरल्स और विटामिन्स का ऐड बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, गिरने लग गए हैं, बालजर होने लग गए हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जिसमें विटामिन्स और इन चीज़ों की कमी आ गई है ना। जब से केमिकल की अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है और लोग केमिकल की तरफ भागते हैं और नेचुरल से दूर भागते हैं, तो ऑब्वियसली आपको डाइट अच्छी करनी है तो आपकी हर चीज़ परफेक्ट है। अब जैसे कि मैं अपने हेयर का देखूं तो मैं केमिकल यूज़र नहीं हूँ, मैं केमिकल से बहुत दूर रहती हूँ। हालांकि मेरा काम ही केमिकल है, लेकिन मैं कभी भी किसी को केमिकल रेकमेंड नहीं करती कि आप डायरेक्ट केमिकल्स पे आएं। हाउ डू यू डाई देयर हेयर, और क्या करती हैं फिर? मैं डाई नहीं करती। आप डाई नहीं करती हैं, आप नहीं। रिकमेंड ही नहीं करती डाई? मैं रिकमेंडेशन, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है कि मैं तो पिछले 7-8 साल से मुसलसल इसी काम में हूँ, लेकिन मैं सब मेरे क्लाइंट्स भी जानते हैं कि मैं अपने हेयर पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती। आपके अपने हेयर की बात नहीं करी, लेकिन आपसे आके लोग कहते होंगे, जैसे आप कह रही हैं कि मैं बिल्कुल रिकमेंड भी नहीं करती, तो आप मना कर देती हैं बिल्कुल? वो जब कोई फोर्स करता है तो फिर ऑब्वियसली हमें बताना पड़ता है, कोई टिप्स तो देने होते हैं, लेकिन हम क्योंकि हम साथ साथ मेडिकेशंस भी उसमें ऐड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि एस्थेटिक्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि आप मेडिकेशंस पे लेकर आते हैं क्लाइंट्स को, तो उसमें ये होता है कि आप सप्लीमेंट्स होते हैं, मेडिकली सपोर्टिव प्रिस्क्राइब कर देती हैं दवाइयाँ? हम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं ना हेयर ओके, की, क्योंकि एज अ डॉक्टर कंसल्ट करते हैं लोग हमें, तो उसमें ये होता है कि हम फिर प्रिस्क्राइब कर देते अच्छा, हैं अपना स्टार्ट से चलते सपोर्टिव हैं। मेडिसिन। ओके, इस पे ज़रा साथ से चलते हैं। जैसे आपने पूरी रूटीन की बात की कि हम लोग क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत बिल्कुल। ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या किया जाए? पूरी बॉडी को वॉश जो है वो गर्म पानी से किया जाए, सर जो है वो लेकिन ठंडे पानी हेयर से? को कभी भी गर्म पानी से वॉश ना करें। क्या रूटीन होनी चाहिए सर्दियों में फिर? सर्दियों में ये कि थोड़ा सा वार्म हो, ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ ना ल्यूक वार्म करें, वाटर। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो बाल ब्रेकेज की तरफ चला जाता है। बाल बेसिकली हमारा बहुत ही केराटिन और सेरोटोनिन का लेवल होता है बालों में थोड़ा सा, उसको जब आप हीट देते हैं, कोई भी हीट प्रोसीजर, ड्रायर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे ब्रेकेज होती है। ठीक है। उससे अवॉइड करना यूजुअली क्या वॉशिंग की टेक्निक पे आने से पहले कितना दफ़ा जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली बालों को धोना चाहिए हफ्ते में? हफ्ते में 2 टाइम्स रिकमेंडेड है कि आप Okay. 2 टाइम्स अपने हेयर को वॉश करें शैम्पू के साथ। शैम्पू कौन सा होना चाहिए? कुछ पैराबेन फ्री भी आ रहे हैं आजकल, कुछ जो हैं वो हार्श क्लिनजर्स भी मौजूद हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाती हेयर को लेके। मैं कहती हूँ कि जितना हो सके आप नेचर में रहें, ओके। ठीक है? तो आप सल्फेट फ्री, जिसमें सल्फेट बहुत कम हो, किसी भी शैम्पू जिसमें सल्फेट की क्वांटिटी बहुत कम हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपके लिए अच्छा है। अगर 2 दफ़ा हमने हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लिया, बालों को अच्छे तरीके से धो लिया, फिर कुछ ख़वातीन या कुछ मर्द भी ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं कि वो ग्रीजी हो जाते हैं बाल, तो उसको 2 दफ़ा उसको ग्रीजीनेस को ख़त्म करने के लिए वो ड्राई शैम्पू इस्तेमाल कर लिया। जी, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ के ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक वो आपके स्कैल्प इतनी नीट नहीं करते। उसमें आप थोड़ा सा कोई भी सल्फेट वाला शैम्पू ऐड करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी सल्फेट फ्री की होनी चाहिए, या फिर हर्बल्स में चले जाएं आप। ओके। हर्बल शैम्पू भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। वो जो बाकी हफ्ते के दिन बचे रहे हैं, उस दिन हम सिर्फ कंडीशनिंग कर सकते हैं बालों की? कंडीशनर तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती, मैं तो कंडीशनर से क्लाइंट को मना करती हूँ कि आप ना यूज़ करें। अच्छा। कंडीशनर एक टेम्परेरी पॉलिश है हमारे हेयर की,
ओके। तो वो हमें जस्ट टेम्परेरी तौर पे शाइन देता है, ओके। उसका कोई बेनिफिट मेरे इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बालों के हवाले से कि क्या रूटीन होनी चाहिए सर्दियों में, जो है वो एक आइडियल रूटीन किस तरह की होनी चाहिए। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद है, जिनसे आज हमने सब्ज़ियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं हम कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए कौन सी सब्ज़ियाँ जो वो इस्तेमाल की जाती हैं। लोगों को ब्लड प्रेशर का बहुत जो है वो आजकल बड़ा मसला है, यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, तो इससे किस तरह बचा जा सकता है, डाइटरी चेंजेस क्या करें तो हम जो है वो इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जनाब, हार्ट के हवाले से जितनी भी बीमारी हैं उनको किस तरह हम डील कर सकते हैं अपनी डाइटरी चेंजेस हार्ट के के साथ? लिए डाइट के साथ साथ सबसे पहले तो जो बात है वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, और मॉर्निंग वॉक उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हम नमाज के लिए नहीं उठें। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है वो तो हमारी नमाज में हो जाती है, लेकिन फिर उसके साथ जो है हमें वॉक भी करनी चाहिए। वॉक के साथ साथ जो है अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त कार्डिक पेशेंट और इसी तरह किडनी के पेशेंट और लिवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहे हैं। उसकी वजह जो है वो हमारी जंक फूड है और ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर हम अपनी पुरानी सादा ग़िज़ा पे आ जाएं जो हम घरों पे इस्तेमाल करते थे, सब्ज़ी इस्तेमाल की, इसी तरह बीन्स इस्तेमाल किए, तो उससे हमें बहुत से जो है बीमारियों से हम बच सकते हैं। और आज अगर हमने उससे बचना है तो हमें जो है गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अदरक का। तो जब इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम कार्डिक इश्यूज से बच सकते हैं, क्योंकि जो अदरक है या लहसुन है ये आपके एक तो ब्लड को प्योरीफाई भी करते हैं, पतला भी करते हैं, उसके साथ साथ जो आपके अंदर अक्सर कोलेस्ट्रॉल जो है जम जाता है उसको भी साफ़ कर देते हैं, और ख़ास तौर पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालने में इनका बड़ा अच्छा वर्क होता है। हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि इनके जायका जो है वो ज़रा तल्ख़ होता है और मज़ा नहीं होता और स्मेल आती है उसके बाद, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर एक शख्स जो कार्डिक इश्यूज़ की तरफ जा रहा है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो मैं तो अपने पेशेंट्स को अक्सर रिकमेंड करता हूँ, मैं ख़ुद भी खाता हूँ, कि 1-2 तिरियाँ जो है अगर देसी लहसुन की सुबह आप नाश्ते के दरमियान में खा लें, तो वो आपके लिए बहुत सफिशेंट है। आपके खून को गाढ़ा भी नहीं होने देगा, आपके ब्लड के साथ जो कोलेस्ट्रॉल या प्रोटीन जो अंदर जा रही हैं, जिन्होंने जाके अंदर आपके वाल्व में या दिल के अंदर जमना है, उसको जमने नहीं देगा। जब वो सर्कुलेशन ठीक रहेगी, फिर उसके साथ दिल का जो है वर्क ठीक रहेगा, तो आप हार्ट के इश्यूज़ की तरफ नहीं जा सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना। जनाब, बड़ा तफसीलन आपने बता दिया कि हमने डाइटरी चेंजेस क्या करनी है। आपने एक एक्सरसाइज की बात की थी, आइडियल एक्सरसाइज की रूटीन क्या होनी चाहिए? जैसे आपने बात की कि मॉर्निंग रूटीन में करनी है, कुछ लोग कहते हैं कि हम मॉर्निंग में इतने जल्द होते हैं तो हम रात को वो अपने कैलोरीज बर्न कर लेंगे। देखिए जी, बात ये है कि जो मॉर्निंग वॉक है ना, उसका आप मुकाबला कहीं भी नहीं कर सकते। जो इवनिंग की जो आप वॉक कहते हैं कि उसमें बर्न कर लेंगे, तो इवनिंग में जो वॉक आप कर रहे होते हैं वो आपको फटीक हो रही होती है, सारा दिन की फटीक है, सारा दिन का आपने वर्क किया हुआ है, रात को आपने फिर वॉक की तो आपको नींद पर पुरसकून नहीं आएगी। अगर आपने मॉर्निंग वॉक की हुई है ना, तो आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे, बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे और रात को जो है आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो बैड इफ़ेक्ट ला रही है, वो हमारे खुराक को सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। ठीक है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर हम चलें
तो हमें सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान नाश्ता करना चाहिए। दोपहर में जो खाना है खाएं। शाम को 6 से 7 बजे के दरमियान खाना खा लें, उसके बाद खाना ना खाएं। रात को सोने से पहले दूध ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीना है तो पी लें, या कोई आपने जूस पीना है तो वो पी लें, लेकिन जूस मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, मैं दूध ज़्यादा इस्तेमाल रिकमेंड करता हूँ। 6 बजे अगर आप खाना खा लेंगे तो उसके बाद अगर आप 9 बजे इशा के बाद जो है सोने के लिए जाएंगे तो उस वक्त तक आपकी जो ग़िज़ा है काफ़ी हद तक जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी होगी, हजम हो चुकी होगी, उसका जो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे इफेक्ट है वो ज़्यादा बेटर होगा। जब आप रात को सोते हैं तो उस वक्त आपके स्टोमिक को, आपकी बॉडी को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जो आपने ग़िज़ा 6 बजे खाई है वो आपकी बॉडी में सही तरीके से ऑब्जर्व होगी और जिस को जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर वो पहुँचेगी और आप सुबह उठेंगे तो आप हेल्दी और बेहतरीन उठेंगे। अगर आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं और खाना खा के फिर सो रहे हैं तो वो तो आपके मैदे को तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। तो घरों फिर रात तो क्या होता है कि 10 बजे 11 बजे खाई, 12-1 बजे के बाद जो है आप उठेंगे कि आपके हार्ट बर्न हो रहा है, आपके मैदे में जलन हो रही है, अजीब सी कैफियत हो रही है, अब उल्टी आने को दिल कर रहा है। उसकी वजह यही है कि आपको खाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 कदम तो चलें। जनाब हमने तो वो भी नहीं चलना। हमारी तो रूटीन ये बन चुकी है कि रात को 12, 12:30, 1 बजे एक बेल बजती है और खाना आता है बाहर आता है, वो बाहर से आता है और वो भी जो आ रहा है वो भी जहर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने दूध की बात की, वो दूध हमने गर्म लेना है, ठंडा लेना है। दूसरा, कहा जाता है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो खाने से पहले फिर सोने से पहले तो फिर हम वो दूध भी तो पी रहे हैं, फिर पी के सो रहे हैं। देखिए जी, बात ये है कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अगर कोई दूध पीने से 6 महीने बाद मरना है ना तो वो आज बेशक मर गया। अच्छा, ये वाहिद आपकी ग़िज़ा है जो अगर सही आपको दूध मिल रहा है, बात सही खालिस दूध की है, अगर मिल रही है तो वो आपको जन्नत की ग़िज़ा में से, ठीक है ना। दूध एक ग़िज़ा भी है और एक लिक्विड आपके जिस्म में जो है जिसकी आपको ज़रूरत हर वक्त के आपकी डिहाइड्रेशन ना हो उसको भी पूरी करती है और आपकी ग़िज़ा को भी पूरी करती है। दूसरी बात आपने पूछी कि गर्म इस्तेमाल करना चाहिए या ठंडा इस्तेमाल करना चाहिए। आप गर्मियों के अंदर उसे जिस तरह नॉर्मल होता है, ताज़ा दूध होता है, उस तरह की कैफियत में ले लें, ज़्यादा ठंडा दूध करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर जो है वो हल्का नीम गर्म जो है वो लें तो वो आपके अंदर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और ज़्यादा आपको आपकी बॉडी को जो है जिस चीज़ कैल्शियम की ज़रूरत है उसमें 1000 किस्म के जो है विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी के पूरा करता है। तो वो आपकी नज़र को तेज़ करता है, ठीक है ना। तो ये अगर आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी सारी बीमारियों जैसे हम मुख्तलिफ बीमारियों के, हमने हार्ट के डिजीज़ के हवाले से आपने पूरे एक गाइड प्लान दिया। मैं चाहूँगा दूध की अफादियत के बारे में ज़रा बताएं कि दूध जो है वो हमें किन बीमारियों में और वैसे इन जनरल किस तरह हमें सेहत को बेहतर करने में मदद करता है। मैं तो इसमें इसको हर बीमारी में रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि ज़ख्म हुआ वो तो सेप्टिक कर देता है और कुछ अगर आपको सेप्टिक कर जाए तो मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। अच्छा, ठीक है ना। दूध कभी भी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। वो जख्म हो, वुंड्स हो, बड़े बड़े वुंड्स हो जिनमें पस पड़ी हुई हो, उनको भी पिला दें तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप देखिए पुराने हुक्मा को, पुराने अतबा को अगर आप उठा के देखें तो जिनको ट्यूबरकुलोसिस होती थी, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, लंग्स के अंदर जख्म हो जाते हैं, फोड़े और उसकी वजह से पस आती है, लंग्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ी कंडीशन जो है वो हार्श हो जाती है। तो उसमें वो हुक्मा जो है गाय का दूध जो है मरीज़ को पिलाते थे। क्यों पिलाते थे? इसलिए कि वो उसके अंदर एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्ट होगी तो आपके अंदर जो आपके WBCs हैं, जो आपकी फौज है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपके अंदर रब ने ऐसी फौज डाली है कि जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए वो हर हमा वक्त तैयार होती है, वो लड़ती रहेगी तो वो ज़्यादा पावरफुल। इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि किस तरह की डाइटरी चेंजेस जो हैं वो हम लोग अपनी लाइफ में करें तो हमें उसका फ़ायदा होगा। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। दूध पे खासी जो है वो तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन हमारे साथ महर मौजूद हैं जो कि हमें बालों के हवाले से बता रही थी। महर, हमने बात की कि बालों को जो है वो डेली वॉश नहीं करना, एक आइडियल रूटीन जो है वो हम सेट कर रहे थे। आपने बताया कि 2 दिन जो है वो सिर्फ वॉश करें। बालों को अब अपने मजबूत बनाना है, सर्दियों में टूट रहे हैं, किस तरह ख्याल रखा जाए बालों का? बालों के जो टूटने की वजह है ना, वो विटामिन्स की कमी है। ठीक है, आप अपना स्कैल्प ऑब्ज़र्व करें कि आपके स्कैल्प में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपका बाल ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बालों में आयरन की और विटामिन सी की कमी है। ठीक है, अगर आपका बाल ब्रेक हो रहा है तो आप विटामिन सी प्लस आयरन, क्योंकि वो दोनों मिल के बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है। ठीक है, उसको आप आयरन प्लस विटामिन सी मिक्स करके लें, किसी भी फॉर्म में ले लें। ठीक है, एक आर्टिफिशियली लेना है ना, आपने इनटेक करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि डाइट में ये चीज़ आपको विटामिन सी और आयरन दे रही है तो आप वो रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो उससे भी आपकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाती है। अदरवाइज़ जो बालों का बालचर और ब्रेकेज है, ये आप विटामिन सी और जिंक यूज़ करके आप किसी भी फॉर्म में जिंक ले लें। भले वो डाइट में ले लें या आप मेडिसिन में ले लें या किसी भी फॉर्म में आप ले लें, जिंक, विटामिन सी, आयरन, ये आपके बालों की ब्रेकेज और बालों की जो ग्रोथ है इसको बढ़ाता है। बट और टेल दिस टू द पीपल कि आपने खुद नहीं अंदाज़ा लगाना है, किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, वो आपको बताएंगे कि आपने ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। क्योंकि हमें नहीं पता होता, मुझे खुद भी अपनी स्कैल्प का नहीं पता होता कि मेरी स्कैल्प में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि क्या चीज़, कौन सा विटामिन हमें डेफिशिएंसी है, किसको हमने पूरा करना है। बेसिक तो ये सारी चीज़ें, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये किसी न किसी विटामिन्स या मिनरल्स या इन्हीं के बिहाफ पे चल रहे हैं ना। बॉडी का सारा फंक्शन एक मतलब हर चीज़ एक मिनरल्स पे उस पे काम कर रही है। तो आप को खुद नहीं पता चलता, हम खुद इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं होते कि हमें पता हो कि हमारी ये वाला मिनरल या ये वाला विटामिन। उसके लिए आप कोई लैब करा लें या कोई कुछ भी करवा लें, तो ये डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या इसमें आ रहा है। तो बालों की मोस्टली गिरने की जो वजह है, आयरन की कमी है। आयरन बहुत ज़्यादा गिरने की वजह, अगर आपका बाल ब्रेक हो रहा है और रूट से ही गिर रहा है। तो यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। शाहिद भाई बोला जी गोजरा से। जी जी, सवाल कीजिएगा। अच्छा, मैं आपका जवाब लेता हूँ। जी, वो कह रहे हैं कि मेरे बेगम के बाल जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं और वो लंबे नहीं हो रहे, तो उसके लिए वो अब आपका जो है वो हमारा जंप कर गए टॉपिक से आगे, तो अब क्या करना है उन्होंने? अच्छा, अब जो मोस्टली फीमेल्स में शॉर्ट बाल नहीं पसंद। बालों की जो कंडीशन है ना, वो फीमेल हेयर और मेल हेयर, 2 टाइप्स के हेयर होते हैं। मैं भी आगे इसी पे आना चाह रहा था। मोस्टली जो हेयर की टाइप्स है ना, वो चेंज हो जाती हैं कि फीमेल्स में भी इस तरह के बाल होते हैं, मोटा बाल होता है, तो वो मेल हेयर में काउंट होता है। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं तो हमारा बाल सख्त होता है। ओके, ऑयलिंग करना छोड़ दें और ऑयल की जगह कुछ और, हाँ, एलमंड ऑयल पे आ जाएं या कैस्टर ऑयल पे आ जाएं। वो जो सरसों का तेल लगाने वाली ख़वातीन है ना, उनके बाल सख्त। लेकिन वो ऑयलिंग तो रिकमेंड की जाती है कि मंथ में एक दफ़ा कर लें आप, लाजमी जो है वो। लेकिन कुछ लोग हर वक्त ऑयल लगा रहने देते हैं। हर वक्त आपके स्कैल्प में ऑयल लगा हुआ है तो आपकी स्कैल्प में ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। आइडियल कि एक महीने में एक दफ़ा लगा लें, आधा घंटे के लिए लगाएं, फिर वॉश कर लें। वीक में एटलीस्ट आप 2 टाइम्स तो लगाएं। ओके, भले आप उसको आधे घंटे के लिए लगाएं, 2 घंटे के लिए लगाएं, लेकिन रिंस आउट करें उसको, वॉश करना है। ओके, ये नहीं कि आप ओवरनाइट उसको लगा के छोड़ दें, तो वो आपके स्कैल्प को कूल डाउन भी कर सकता है, ठंडा भी हो सकता है आपका सर। जैसे विंटर है, विंटर में ऑयलिंग करके आप छोड़ नहीं सकते, आपके मसल्स प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप जब भी ऑयल यूज़ करें उसको थोड़ा सा नीम गर्म करें, नीम गर्म करके यूज़ करें। और जो इन्होंने क्वेश्चन किया कॉलर ने कि उनके बाल सख्त हो रहे हैं, तो सख्त बाल का तो मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन नहीं है। उसको सॉफ्ट करने के लिए आप कोई रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। लंबे करने के लिए आपको किसी ना किसी उसका सहारा लेना होता है, जैसे कि ओमेगा 3 ले लें,
ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो सकती है, अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, ओके। उससे भी लेंथ बढ़ सकती है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में पाया जाता है, तो उसको ओवरनाइट भिगो के रख दें और सुबह इनटेक कर लें। लेकिन वो मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो शॉर्टकट में जाना चाहती हैं, केमिकल में जाना चाहती हैं, तो उन्हें ये अच्छा, चीज़ें विद द समझ पैसेज नहीं ऑफ टाइम आती। क्या लेंथ हमारी डिक्रीज भी होती है, बाल जो हैं वो क्या कम, उनकी जो है वो हेल्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, हेल्थ डेफिनेटली टाइम के साथ साथ ख़राब होती है। बालों का गिरना कोई मामूली बात है, डेली बेसिस पे आपके 70 टू 80 हेयर्स अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो नॉर्मल थिंग है। उसके अलावा ओके। अगर बहुत ज़्यादा गुच्छे बन के निकल रहे हैं, फिर आपको ज़रूरत है कि आप उसको चेक करवाएं। चेक करवाएं कि ठीक है। क्या रीज़न आ रही है। आपने एक रूटीन बताई कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो नीम गर्म तेल की जो है वो मालिश लाजमी करनी है, बालों के लिए वो लाजमी है। वो इन बालों पे नहीं करनी होती, वो आपने स्कैल्प में करनी ओके, होती है। यही पूछना चाह कुछ रहा लोग था। बालों को इतना हाँ। ज़्यादा चंपिंग करते हैं कि वो बाल ही टूट जाता है, तो आप बालों में नहीं करें, आप उसको स्कैल्प पे करें। बेस्ट ऑयल कौन से हैं आपके हेयर के लिए? मुझे लगता है कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल ओके। या मेथिक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन चारों ऑयल को चारों जो है ऑयल्स वो को मिक्स करके भी कर सकते हैं। ओके, ओके। चारों ऑयल को मिक्स लेकिन कर लेंगे। क्योंकि कोकोनट ऑयल जम जाता है तो उसको आपने ये कि इसको थोड़ा सा वार्म करना होता है ऑयल को अच्छा, कुछ ख़वातीन जो है वो राइस वाटर का एक मास्क बना के अपने बालों पे लगाती हैं, वो क्या ठीक है अगर बहुत ऑयलिंग के अच्छा बाद? है, हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम टेकिंग है, हाँ जी। क्योंकि सबके पास तो टाइम नहीं होता ना, तो आप शॉर्टकट्स में जाते हैं फिर। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, हालांकि मुझे बहुत शौक है कि मैं होम रेमेडीज़ लगाऊं, लेकिन टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो टाइम टेकन प्रोसीजर है, उसमें आप बॉयल राइस वाटर, उसमें आप थोड़ी सी मेयोनीज़, एक बनाना, ये पूरा एक शॉर्ट, ऐसे समझ लें कि शॉर्ट प्रोसीजर है, हाई केराटिन, ओके। कि आप बालों को बालों में अप्लाई करके आधे घंटे के लिए उसको रैप कर दें, उसके बाद आप उसको वॉश कर लें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की शाइनी से हो जाता है। ओके। ये जो अभी शाइन के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो जैसे उनका भी सवाल था कि बाल काफ़ी खुरदरे और लेंथ जो है वो नहीं बढ़ रही, तो ये मास्क जो है वो उसमें हेल्प करता है? ये जो मैंने 4 ऑयल्स बताए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये कि थोड़े स्मूथ और सिल्की में आ जाएंगे। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर केमिकल प्रोसीजर में आ जाएं। अगर लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, पीआरपी एक बेस्ट सोल्यूशन है, पीआरपी करवाएं तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम लेंथ आपकी इंक्रीज होती है। ओके। और एंड्स जो हैं वो लाजमी हर मंथ ट्रिम करवाएं, ट्रिमिंग करने से भी हेयर ग्रो करता है। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ताहम आज़म मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ इस सेकंड से। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सवाल के 2 हिस्से होंगे, एक हेल्थ के हवाले से जो अपना मोहतरम अवान साहब से मैं करूँगा जी, जी आज तशरीफ रखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बिस्मैर से होगा जी। वो चले ये इनसे पहले ले लेते हैं कि ये जो खान साहब, ये सवाल होगा कि आपने वेजिटेबल्स के हवाले से बात की। आजकल हमें जो है वेजिटेबल्स जो आ रही है, ये स्पेशली आपने मूली के इस्तेमाल का, गाजर का कहा, मैं खुद नेचुरल जो ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें, इनको मैं बहुत इस्तेमाल भी करता हूँ और मुझे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इनको करूँ। तो इसमें ये है जी कि पता कैसे चलेगा जो आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो, एक तो उसमें केमिकल्स कितना स्प्रे हुआ है, उसके साइड इफेक्ट कितने हैं, और बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं जो लोग गटरों के पानी लगाते हैं वेजिटेबल्स को, और बड़े शहरों में उनके मज़ाफ़ात में तो वो भी इल्म नहीं होता कि आप जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस पानी से। और अक्सर मैं जब मार्केट्स में जाता है, मेरे बंदा साथ होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो कह तो देते नहीं जी हमारा बिल्कुल साफ पानी है। लेकिन ये सवाल होगा कि वो हमें समझ नहीं आएगी कि वो किस तरह पहचानो, और ठीक है। अगर वो हम ज़्यादातर वही यूज़ हो रही होती है तो वो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे अगर आप करते हैं। वो आप तो हेल्थ के लिए करते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल्स हैं, वो चीज़ें हैं, उनसे कैसे बचा जाए। बिल्कुल। सेकंड जो मेरे साहब से सवाल है कि ये मोहतरमा कह रही थी कि आप जो नेचुरल बाल है वो तो बहुत गिफ्टेड है, नो डाउट, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम शैम्पू, साबुन और इसके अलावा हम जो ये डाई करते हैं, डिफरेंट कलर्स हम डाई करते हैं, फैशन है, लेडीज के तो नेचुरल होते हैं, वो जो भी कलर्स डाई करें मेरे ख्याल में बहुत कम गिरते हैं। ठीक है। हमें इशू होता है मेल को। ठीक है। उसमें ज्यादातर लॉस से होता है, साबुन, शैम्पू और इससे। तो ये थोड़ा सा काइंडली वजाहत कीजिएगा और रिकमेंड भी कीजिएगा फॉर द हेयर व्हिच वाज द शैम्पू और आपका सोप हो गया, बाथरूम का,
और ये क्या बेस्ट होगा? जी शकूर साहब, हमने वैसे प्रोग्राम के जब हम सेगमेंट अपने स्टार्ट किया था तो बड़ा इन डिटेल शैम्पू के हवाले से गुफ्तगू की थी। मैं दोबारा भी चाहूँगा महर साहिबा जो हैं वो आपको दोबारा इसका जवाब दे दें। महर साहिबा, आप ज़रा शकूर साहब को कोई अच्छे से शैम्पूज़ जो हैं वो रिकमेंड कर दें। और वो पूछना चाह रहे थे कि जो हम डाई में अमोनिया होता है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है बालों पे? अमोनिया और हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी होती है, सल्फेट की भी होती है। तो बेसिकली ये मेटालिक डाइज होते हैं जो हमारे हेयर को, ऑब्वियसली डाई किसी भी फॉर्म में होगा, डाई होगा, कलर होगा, ये आपको डैमेज करेगा। इवन दैट कि आपको मेहंदी भी हेयर को डैमेज या ब्रेक कर सकती है। तो रिकमेंडेशन तो नहीं है, ठीक है। हम इस फील्ड में रह के भी हम लोग रिकमेंड नहीं करते, खुद भी यूज़ नहीं करते, अवॉइड करते हैं। लेकिन क्योंकि ज़रूरी भी है तो आप 3 मंथ्स में एक बार ले सकते हैं। और अमोनिया फ्री, अमोनिया फ्री बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अमोनिया फ्री कलर्स बनाए हुए हैं। आप लोग ये जो शॉर्ट पैकेजिंग में आते हैं ना, ओलिविया, सैमसॉल या इस तरह के जो लोकल ब्रांड्स हैं, इनको अवॉइड करें। इनमें बहुत हद तक हाइड्रोजन अमोनिया होता है जो एक बार कवरेज दे देता है। उसके बाद आपके डबल ट्रिपल उस तरह ग्रे हेयर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इनको अवॉइड करके किसी सिंथेटिक और प्रोफेशनल डाइज की तरफ चले जाएं, वो फिर भी सेफ जोन में। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे महर, इस वक्त को एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे कुछ अब्दुल शकूर साहब हैं, उन्होंने सवाल किया था, उनका तफसीलन हम जवाब लिया। रियाज साहब से भी उन्होंने कुछ सवाल किए थे, ज़िया साहब से भी उन्होंने कुछ सवाल किए थे कि वेजिटेबल्स का जो है वो किस तरह पहचान की जाए अच्छी वेजिटेबल्स की। जी जनाब, कुछ तफसीलन जो उन्होंने सवाल किया था मैं चाहूँगा जवाब दें। शकूर साहब के सवाल का जवाब जो है वो मैं इस तरह से दूंगा कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जो शहरों के करीब करीब जो है सब्जियां उगाई जाती हैं, वो तो वही जो है सीवरेज के पानी से उगाई जाती हैं। लेकिन जो दूर इलाकों से सब्जियां आती हैं वो साफ़ पानी से होती हैं, लेकिन उनके ऊपर केमिकल के स्प्रे किए जाते हैं। सबसे जो है आसान तरीका ये है कि जब आप सब्ज़ी घर पर ले आएँ तो उसे पानी में डिप करके कम से कम आधे से पौना घंटा रख दें। उसे अच्छी तरह वाश करके दोबारा फिर उसे धोएं, हत्ता कि 3 बार उसको धोएं। 3 बार धोने के बाद फिर उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके केमिकल के जो असरात हैं वो बहुत नॉमिनल रह जाते हैं या कम ख़त्म हो जाते हैं। तो केमिकल का तो ये है। और जो ये सीवरेज के पानी से सब्ज़ी उगाई जाती है तो देखिए उसके असरात तो उस सब्ज़ी में आते हैं, लेकिन ऐसे उतने असरात नहीं आते। अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो हम पुराने ज़माने में जो है वो गोबर की खाद इस्तेमाल करते थे या रूढ़ी इस्तेमाल करते थे, तो उससे उसके असरात भी आखिरकार उसमें आते थे। लेकिन वो ज़मीन हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेती है और जब पानी उसमें यूज़ होता है तो वो पौधे के अंदर उसका जो है असरात नहीं आते, बल्कि वो सारी के सारी ज़मीन जो है अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो उसके असरात बहुत कम होते हैं, नॉमिनल होते हैं। हाँ, अगर वेस्टेज ऐसी हो जो हॉस्पिटल्स के करीब जो है, अगर जैसे निश्तर है इसके करीब इसकी जो सीवरेज है और इसकी वेस्टेज जो जाती है, ये अगर वहाँ पर है तो वो ख़तरनाक हो सकती है कि हेपेटाइटिस के मरीज़ भी हो सकते हैं, कोई और कैंसर के मरीज़ भी हो सकते हैं। उनकी वेस्टेजेस जो है उधर जा रही हैं तो वहाँ से वो पेनेट्रेट करके वो आपके अंदर कर सकेंगे। लेकिन ऐसा जो सीवरेज का दूसरा पानी है वो तो ज़मीन ऑब्ज़र्व कर लेती है, उसके बाद जो है जो आपकी सब्ज़ी होती है उसमें इतना नहीं होता। हाँ, बहुत ज़्यादा जो असरात होते हैं जो ऊपर स्प्रे किए जाते हैं और केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उसका ज़रूर होता है। और वो भी अगर स्प्रे उन्होंने 10-12 दिन पहले किया है तो फिर तो इतना असर नहीं होगा। और अगर 1-2 दिन पहले स्प्रे करके फिर उन्होंने जो है
उसको कल्टीवेट किया है और बाज़ार में ले आए हैं तो फिर उसके असर ज़रूर होता है और वो डिस्टर्ब करता है। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे दूध के हवाले से, वहाँ पर एक सवाल बनता है कि कुछ लोग जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको दूध जो है वो सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो नेचुरली तौर पर हैं, तो उनके लिए फिर उन्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उनके लिए जो है होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसन हैं जो उनको देने के बाद जो है वो लैक्टोज टॉलरेंस जो उनकी होती है वो नॉर्मल हो जाती है और वो दूध पी सकते हैं। अच्छा, बालों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। हाँ जी, बालों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सवाल आया था कि जी बहुत मोटे बाल हैं और ग्रोथ भी नहीं होती, तो उनके लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि दही के अंदर एलोवेरा जो है जेल वो मिला के वो उनके बालों पे लगाएं, तो वो इंशाअल्लाह लगा के आधा घंटा बैठ जाएं, उसके बाद वो धो दें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है दो चार हफ्ते के अंदर उनके बाल बड़े सिल्की, मुलायम और लंबे होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ठीक है। दूसरी बात जो है कि मोहतरमा ने कहा कि सरसों का तेल लगाने से डिस्टर्ब होता है। शुरू से लेके आज तक सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता आया है। ये आज जो है हमारी, क्योंकि हमारे पास बेटा बात सुनो, मैं ऑब्जर्व उधर भी आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन देखिए कि वो शुरू से आज तक वही यूज़ हो रहा है, उसके बैड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपका सरसों का तेल जो है वो बिल्कुल प्योर है, फिर वो आपके बाल घने भी करेगा, लंबे भी करेगा। अगर उसके अंदर कोई सिंथेटिक्स मिलाई हुई हैं और केमिकल आजकल मिला के आ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब जरूर करता है, वो खराब करता है। क्वालिटी ऑफ द सरसों का तेल ही खराब है, तो उसकी वजह से यूज नहीं कर सकते। अच्छा, डेली बेसिस। उसके बाद जो है आप दूसरी बात ये है कि पुराने ज़माने में और अतबा भी आज भी जो है ये रिकमेंड करते हैं कि कच्चा दूध, वो गाय का हो या बकरी का हो, वो बालों में लगाया जाए और बैठ जाए, तो उससे भी बहुत सिल्की और अच्छे होते हैं। ठीक है मैम, एक सवाल और उठा था कि जी ये जो डाई करते हैं इसकी बजाय जो है अगर नेचुरल कोई चीज हो। जनाब प्रोग्राम के हम बिल्कुल आखिर में जी हैं, जी आखिरी बात बिल्कुल जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा। मैंने फिर मैम तो उसके लिए आलू का पानी निकालें, ठीक है, और एलोवेरा जेल उसको मिला के जो है आप एक हफ्ता रेगुलर लगाएं, आपके बाल ऐसे काले होंगे। अगर एक माह लगा लेंगे तो फिर आपके बाल हमेशा काले रहेंगे, सफ़ेद नहीं रहेंगे। मैम जैसे सर ने एक एंड में एक बात की, मैं चाहूँगा आप भी कोई नाज़रीन के लिए एक अच्छा सा पैगाम देंगे अपनी रूटीन के हवाले से कि बालों को किस तरह जो है वो अपने उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल मैं चाहूँगा बिल्कुल ब्रीफली दीजिएगा। अब बालों को मिनरल्स और विटामिन दे के ही आप अपने बालों को बेहतर कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। उसमें आप विटामिन B12 लाजमी यूज़ करें। जिनके हेयर जो सर ने क्वेश्चन किया था कि उनके हेयर ग्रे की तरफ जा रहे हैं, तो B12 की कमी की वजह से आपके हेयर ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ओमेगा 3 यूज़ करें, उससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। और जिनको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है वो जिंक का यूज़ करें। मेहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने बड़ा इन डिटेल जो है वो डिस्कशन की, रूटीन क्या होनी चाहिए, बालों का ख्याल किस तरह रखना है। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन इस पर अमल करेंगे, उनके जो बालों की हेल्थ है जो वो बेहतर होगी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। काफ़ी ज़्यादा नुस्खे आपने दिए, अपने जो तजर्बात से जो है वो आपने काफ़ी चीज़ें हमें पिटारे में से निकाल के हमारे लिए रखें। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अपनी कीमती राय हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पे लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।